हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिजिकल एजुकेटर्स इंडिया पर। आज अपने पढ़ेंगे रिसर्च के बारे में। एमपीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, साथ में बीपीएड में फोर्थ सेमेस्टर में भी बहुत काम आती है ये। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखो यूट्यूब चैनल है अपना, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में इंस्टाग्राम का भी हैंडल है, तो इस पर सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जुड़ जाओगे तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कितनी स्लाइड्स तैयार कर रखी है। देखो पूरी 64 के आसपास स्लाइड्स हैं, आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके अंदर आपको और अच्छा बेसिक भी क्लियर हो जाएंगे और आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा रिसर्च को पढ़ने का। पूरी एक एक डिटेल कवर की गई है। एक और है इस चैनल पे वीडियो, ये इसका दूसरा पार्ट मान के चलो। सारे बेसिक चीज़ें मैंने इसमें कवर कर रखी है। तो अब अपने वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं साहित्य समीक्षा या फिर लिटरेचर रिव्यू। किसी विशेष चयनित शोध विषय पर पिछले निष्कर्षों का सारांश। मतलब देखो, अगर कोई भी अपने पीछे कोई भी अगर शोध हुआ है या फिर कोई भी रिसर्च हुई है, उसकी जो समरी होती है ना, समरी निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? साहित्य समीक्षा कहते हैं या लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। इसे समझने में मदद मिलती है। मतलब इससे जब भी अपने कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उससे अगर अपने को पहले पता होगा रिसर्च के बारे में, तो अपने आगे रिसर्च करने से पहले उसको समझ सकते हैं कि अपने किस बारे में कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करनी इस बारे में। ये रिसर्च जो लिटरेचर रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, समस्या के बारे में पहले से क्या ज्ञात है, किन प्रश्नों का उत्तर अभी तक दिया जाना बाकी है, इसके बारे में जान सकते हैं। साहित्य समीक्षा का उद्देश्य ज्ञान के अंतर को पहचानना है। जो जो ब्रिज है ना, मतलब जो ज्ञान का ब्रिज है, एक जानने और ना जानने के अंदर जो ब्रिज बना हुआ है, इन आइडेंटिफाई और नॉलेज के बीच में जो गैप है ना, उसको कवर करने का यह ब्रिज का काम क्या करता है? लिटरेचर रिव्यू करता है, साहित्य समीक्षा करती है। ठीक है, इसके बाद अपने देखते हैं इसका मतलब साहित्य समीक्षा का उद्देश्य पहचानना। मतलब क्या पहचानना है? जैसे अपने क्यों साहित्य समीक्षा करते हैं, किसी भी रिसर्च को अपने कर रहे हैं ना, उससे पहले एक बार ये देखा जाता है कि उसके पहले क्या क्या रिसर्च हो रखी है, ये क्यों करते हैं अपने। तो ये इसलिए करते हैं, अतिव्यापी क्षेत्र या ओवरलैपिंग एरियाज होता है ना, जिसमें क्या होता है कि दो जो प्रॉब्लम्स होती है ना, दो आपस में जुड़ जाती है, उनको अलग अलग करने के लिए अलग अलग करेंगे तो उससे अपने रिसर्च को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, विरोधाभास के महत्वपूर्ण निष्कर्ष। अगर कोई न कोई विरोधाभास हो गया, कोई ना कोई अगर कंट्रोवर्सी हो गई है किसी रिसर्च पे, तो उसके बारे में अपने पढ़ सकते हैं कि अपने को ये गलतियां नहीं करनी। अगर अपने ये गलतियां करेंगे तो रिसर्च पे मतलब रिसर्च के जो रिजल्ट है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके बारे में अपने जान सकते हैं, विरोधाभास की कोई स्थिति होती है उससे अपने बच सकते हैं। ठीक है, किसी मतलब जो शोध है किस प्रकार परिचय, पद्धति, विवरण, परिणाम और उसके निहितार्थों को उचित ठहराता है। मतलब अपने ये देख पाते हैं कि उसका जो जो उसका परिचय है, जो उसकी पद्धति है, उसका परिणाम आया है। ठीक है, जो उसके डिस्क्रिप्शंस हैं, उसके बारे में अपने जान सकते हैं कि वो चीज़ सही है या गलत है, क्या अपने को परिचय में क्या सुधार करना चाहिए जिससे अपने रिसर्च और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। तो कुल मिला के जो लिटरेचर रिव्यू होता है, उसका अर्थ ये होता है कि जो पुरानी चीज़ें जितने भी अपने रिसर्च की है, उसके बारे में जानना कि पुरानी क्या क्या खोज हुई है और अपने उसमें नया क्या कर सकते हैं जिससे रिसर्च अपनी और अच्छी हो जाए। क्योंकि जो पहले से खोजा हुआ है उसको थोड़ी खोजेंगे, खोजा तो नई चीज़ों का जाता है ना। और जो कम्युनिकेशन गैप है उसको अपने को सही सही, या नॉलेज गैप है उसको सही करना है। ठीक है, साहित्य समीक्षाओं की विशेषताओं में शामिल क्या क्या? व्यापक होना, मतलब जनरलाइज हो जाता है, और कॉम्प्रेहेंसिव मतलब एकदम सबके लिए होता है ये। ठीक है, क्योंकि रिसर्च होती है ना, वो केवल खुद के लिए नहीं होती, ये पूरे समाज के लिए होती है। ठीक है, इसको कभी भी हाइड नहीं किया जा सकता या छुपाया नहीं जा सकता। अच्छी तरह से लिखा हुआ और स्पष्ट होना चाहिए। मतलब साहित्य समीक्षा होती है ना, उसको अच्छी तरह लिखा होना चाहिए जिससे अपने आसानी से वो समझ सकें, और साथ में सुस्पष्ट होना चाहिए, दिखने में भी एकदम ईजी हो, जिससे अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उसको पढ़ सकें। ठीक है, अप टू डेट होना चाहिए, नवीनतम होना चाहिए, और प्रासंगिक संदर्भों को शामिल करना चाहिए। जो उसके आसपास के जो रिलेटेड है ना, रेफरेंस है, उनको भी शामिल करना चाहिए जिससे अपने उसको रिलेट कर पाएं और आगे समझ सकें। संगठित होना चाहिए, संगठित मतलब ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं, एकदम वे में होगा तो उससे अपने अच्छी तरह समझ पाएंगे और इजीली उसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। पुनरुत्पादनीय होना चाहिए, मतलब रिप्रोड्यूसेबल। रिप्रोड्यूसेबल का मतलब ये है कि उसको वापस बना सकते हैं अपने। ठीक है, उसको अच्छे से और ज्यादा उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये साहित्य समीक्षा, इसके अंदर ये इसकी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब अपने आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखो मैं टॉपिक वाइज लेके आया हूँ, और साथ में इसको ना आपको इस तरीके से समझाया गया है कि आपके सारे टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, और एकदम इजी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, अब देखो सर्वेक्षण या फिर सर्वे। सर्वे क्या होता है? सर्वे फ्रेंच शब्द से बना हुआ है। एक जो रिसर्च है, रिसर्च भी एक फ्रेंच शब्द से लिया गया है। इस चीज का ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भी कौन से शब्द से रिसर्च शब्द लिया गया है, तो फ्रेंच शब्द से लिया गया है या फ्रेंच भाषा के
फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया, ठीक है। या इसका जो सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण किससे, पुराने फ्रेंच शब्द से लिया गया, सर्वेयर, या फिर मतलब सर्वेयर है इसको, जिसका अर्थ होता है निगरानी करना, ठीक है, टू ओवरसी, ठीक है। लोगों के समूह की राय या दृष्टिकोण को सर्वेक्षण कहा जाता है। लोगों की क्या राय है उस पर, ठीक है, उनका क्या दृष्टिकोण है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पीपल्स का, ठीक है, उसके बारे में अपने इसमें सर्वे के अंदर पढ़ते हैं। सर्वेक्षण एक प्रकार का वर्णनात्मक शोध है। वर्णनात्मक मतलब जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन, किसी चीज का वर्णन किया गया हो, एकदम वर्णन होता है, डिटेल में बताई गई चीज होती है, ठीक है। जो वर्तमान में मौजूद चीजों का अध्ययन करता है, जो वर्तमान में अभी अपने प्रेजेंट पे जो चीजें चल रही है, आसपास चल रही है, उसके बारे में ढंग से बताते हैं, ठीक है। और सर्वेक्षण इसीलिए किया जाता है कि आसपास आजकल क्या नया चल रहा है उसके बारे में पता लगाया जा सके, और क्या चीज हमें, लोगों को क्या चीज देनी है, किस चीज से लोग ज्यादा मोहित होते हैं, उन चीजों पे अपने इस पे वर्क करते हैं। सर्वेक्षण किसी विशेष पहलू के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का निरीक्षण है। किसी विशेष पहलू, देख लो, डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में अपने इसमें जानकारी लेते हैं। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने एकदम प्रॉपर तरीके से समझा रखा है, ठीक है, तो आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एकदम प्रॉपर नोट्स हैं, क्योंकि अपने क्वेश्चंस बड़े बड़े आते हैं, 15-15 नंबर के आते हैं, तो उसमें अपने को डिटेल चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये लिख भी दी है। इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिससे आपको ये पढ़ने में भी आसानी होगी, और अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप इस पर यूट्यूब पे आके इसको देख भी सकते हैं। सर्वेक्षण के प्रकार कौन से होते हैं, इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर्वेक्षण या फिर ये सर्वे के टाइप्स बताओ कौन से हैं, तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में, ठीक है। इस प्रकार से अपने इसे देखते हैं। ये वर्णनात्मक सर्वेक्षण या डिस्क्रिप्टिव, किसी विशेष घटना का वर्णन करने के लिए जनता से ली गई राय, मतलब एक तो पहली चीज तो ये होती है कि अपने किसी घटना का वर्णन कर रहे हैं, वर्णन डिटेल में होता है हर चीज का, ठीक है। स्पेसिफिक फिनोमिना मतलब किसी घटना का, ठीक है, किसी पर्टिकुलर घटना की बात हो रही है तो उसमें क्या होगा, वर्णनात्मक सर्वेक्षण। जनता से कोई राय लेते हैं अपने, तो भी क्या डिस्क्राइब करती है ना जनता एकदम कि ये चीज हमें गलत लगी, ये चीज सही लगी, इस चीज में सुधार हो सकता है। इस प्रकार से ये काम करता है। विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण मतलब जनता से ली गई राय का विश्लेषण करना, या समझे कि ऐसी स्थिति क्यों हुई, मतलब इन चीजों पे काम करना कि अपने विश्लेषण कर रहे हैं, कोई भी अगर अपने को रिसर्च की है या सर्वेक्षण अपने कर रहे हैं, उसके अंदर पहला टाइप तो अपने वर्णनात्मक पढ़ लिया, जिसमें डिटेल से बातें बताई जाती है। अब जो डिटेल से बातें पता लगी, उनका क्या करना, विश्लेषण करना कि क्या गलत है, ये स्थिति किस लिए आ गई, इस स्थिति को कैसे बनाया जा सके और ढंग से इसको कैसे हैंडल किया जा सके। उसके बाद है मानक सर्वेक्षण। मानक स्थापित करने के लिए, मानक मतलब स्टैंडर्ड होते हैं कुछ चीजों के, या नॉर्मेटिव या नॉर्म्स होते हैं किसी चीज के। जैसे अगर मान के चलो 100 मीटर अगर कोई इंसान अगर 12 सेकंड में भागेगा तो उसे ही नेशनल गेम्स में भेजा जाएगा, ऐसे करके नॉर्म्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। या फिर अपने ये मान लेते हैं कि जो 11 सेकंड में निकालेगा, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि जो 45 सेकंड या 48 सेकंड के अंदर 400 मीटर निकालता है तो उसे क्या अपने नेशनल्स के लिए भेजेंगे, या फिर अपने स्टेट के लिए पार्टिसिपेट करने देंगे, या फिर उसे कैंप में बुलाएंगे। इस प्रकार से मानक डिसाइड होते हैं। वो सबकी जो शहरों के जो डाटा इकट्ठे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आगे अपने देखते हैं तुलनात्मक सर्वेक्षण। तुलनात्मक मतलब दो चीजों में तुलना होगी, अभी देखते हैं अपने क्या है। तुलनात्मक सर्वेक्षण एक शोध पद्धति है जो समानताओं और अंतरों की पहचान करने के लिए विभिन्न समूहों, संस्थाओं और घटनाओं की व्यवस्थित रूप से तुलना करती है। देखो घटनाओं होगी, जो कोई घटना हुई है, कोई ग्रुप्स आइडेंटिटीज है, ठीक है, कोई संस्थाएं हैं, कोई घटनाएं हैं, उनको व्यवस्थित रूप से तो तुलना करने के लिए कौन सा काम करती है, तुलनात्मक विश्लेषण या तुलनात्मक ये सर्वेक्षण, ठीक है। आगे अपने देखते हैं भविष्य सूचक सर्वेक्षण। इसमें फ्यूचर की बात होती है, सब मतलब पहले ही अपने पता कर लेते हैं। जैसे इस कई बार अपने जैसे एग्जिट पोल भी आते हैं, एग्जिट पोल चुनावों के अंदर आते हैं, जिससे अपने को पहले पता लग जाता है कि इसकी सरकार बन सकती है, तो वो भी सर्वे से पता लगता है ना। जैसे आपके पास कई बार फोन आते होंगे कि अगर आप इस पार्टी को वोट दे रहे हैं तो 1 दबाएं, दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं तो 2 दबाएं। इस प्रकार से ना वो डाटा इकट्ठे करते हैं और बाद में एग्जिट पोल निकालते हैं। उसी प्रकार से भविष्य की जो भी जानकारी है उसका अपने को पता लग जाता है। व्यक्तियों के समूह में दृष्टिकोण को लाने के बाद शोधकर्ताओं जनताओं से एकत्रित किए गए डाटा के आधार पर भविष्य के परिणाम की भविष्यवाणी करता है। अब निदानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक, मतलब इसके अंदर किसी न किसी चीज का इलाज होता है, ठीक है, किसी न किसी चीज का सोल्यूशन निकलता है। इस सर्वेक्षण में शोधकर्ता जनता के दृष्टिकोण को लेकर और ऐसे डाटा का विश्लेषण करके किसी विशेष समस्या का निदान करने का प्रयास करता है। मतलब डाटा इकट्ठे कर लेंगे, बाद में कोई अगर समस्या उत्पन्न हो रही है जिसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, उसको जल्दी से जल्दी मतलब उसको सही करना का काम किसमें, निदानात्मक में होता है, उसका पता लगाना, ठीक है। आगे देखते हैं सर्वेक्षण क्यों जरूरी है, क्यों महत्व, मतलब क्यों इतना ये इसको पढ़ाया जा रहा है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस, ये अपना इंपॉर्टेंस रखता है। तो अपने देखते हैं लोगों का दृष्टिकोण पता लगे कि कौन कैसा सोच रहा है, किस समाज के लोग क्या थिंकिंग रख रहे हैं, ठीक है, और
इससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में अपने को पता लगता है। निर्णय लेने में सहायक है। निर्णय लेंगे, जैसे इसमें यही हो गया ना, सबसे अपने राय लेते हैं, किसका क्या सोचना है, उससे अपने निर्णय आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, भविष्य के बारे में अपने सोच सकते हैं। आगे वर्तमान रुझानों को जानने के लिए, जो वर्तमान ट्रेंड्स में क्या चल रहा है अभी, जैसे गिबली चल रहा है अभी तो, ठीक है, इसके बारे में अपने पता लग जाता है कि भाई अभी क्या चल रहा है। इससे रिसर्च और सर्वेक्षण से पता लगता है। ठीक है, जैसे अभी ये गिबली चल रहा है तो इसके अब क्या करेंगे, लोग नए नए ऐप बनाने लगे, फ्री में कैसे करें, ये चीजें करने लगे। तो ये चीजें होती है, ये सर्वेक्षण से या अपने को सर्वे से ही पता लगता है कि वर्तमान में क्या चल रहा है। लोगों का प्रतिनिधित्व, ये पता लगता है कि लोग किसको प्रतिनिधित्व, मतलब किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, लोग ज्यादा इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, लोग यूट्यूब यूज कर रहे हैं, या फिर लोग मतलब कौन से नहाने की साबुन का यूज कर रहे हैं, सर्वेक्षण से ही पता लगता है ये। ठीक है, अपने पास पास जाके पूछते हैं। सर्वेक्षण के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो भी आपको पता लगेंगे, अभी बताता हूँ। वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों की वैधता सुनिश्चित करना। ठीक है, जो विज्ञान के अंदर जो जो चीजें हो रही है, समाज के अंदर जो चीजें हो रही है, उसके अंदर अपने रिसर्च करते हैं। तो अपने लोगों से पूछते हैं कि आपको ये चीज कैसी लग रही है। ठीक है, समाज के अंदर जैसे अपने कुछ भी एक नया कोई अपने कुछ भी फोन लॉन्च किया तो उसके बारे में पूछते हैं कि भाई ये फोन आपको कैसा लगा। तो समाज में अपने को पता लग रहा है ना, सोशल के अंदर। इस प्रकार से ये कार्य करता है। ठीक है, परिकल्पना तैयार करने के लिए परिकल्पनाओं का परीक्षण करने में सहायक होता है। ठीक है, परिकल्पना, ये पहले अपने कोई ना कोई हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव आंसर होता है। ये मतलब कि एक आंसर होता है जो अपने सोचते हैं कि इस चीज का ये आंसर हो सकता है, उसके बाद में उसको अपने प्रूफ करने के लिए या पता लगाने के लिए अपने क्या रिसर्च करते हैं। ठीक है, ये चीजें होती है। अब अपने आगे देखते हैं, सर्वेक्षण अनुसंधान के तरीके क्या है, मेथड्स क्या है। टेलीफोन, मेल, ऑनलाइन सर्वेक्षण, मोबाइल। देखो, टेलीफोन से अपने पता करते हैं कि कौन क्या सोच रहा है, मेल से मेल भेजते हैं, उससे पता लगता है कि अगर मान के चलो मेल भेज दिया, उसके अंदर अपने लिख देते हैं इन चीजों के आंसर दो, आंसर देते हैं, यस नो में 4 ऑप्शन दे रहे थे उसमें देते हैं। ठीक है, तो इससे अपने को यह पता लगता है कि भाई उसकी क्या राय है, उसका कैसा सोचना है। ठीक है, ऑनलाइन सर्वेक्षण, ऑनलाइन अपने कहीं भी देखते हैं, कहीं भी अगर अपने कोई शॉपिंग करने भी जा रहे हैं तो उसके अंदर भी पता लगता है कि भाई आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा है, उसके बारे में बताइए। तो ये सर्वे ही होता है। ठीक है, मोबाइल सर्वेक्षण, मोबाइल से अपने को फोन आता है तो अपने ये पूछ लेते हैं कि भाई, या सामने वाला अपने को पूछता है कि आपको अगर ये मेरी सर्विस अच्छी लगी तो 1 दबाएं, सर्विस बुरी लगी तो 2 दबाएं, अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो 3 दबाएं, ऐसे करके आता है ना। तो ये ऑनलाइन या फिर ये मोबाइल के अंदर आता है। आगे अपने क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या होता है, इस विधि में शोधकर्ता प्रश्नों की एक सूची तैयार करता है और उत्तर देने के लिए उत्तरदाता के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, एक क्वेश्चनर वही होता है, प्रश्नावली दे दी, 10 क्वेश्चन दे दिए आपको, अब इसके आंसर दो, उस हिसाब से ये कार्य करता है क्वेश्चनर मेथड। ठीक है, आंसर के हिसाब से अपने को फिर वो जज करता है और साथ में सर्वे अपना करता है कि क्या आजकल चल रहा है, ट्रेंड्स क्या क्या है। ठीक है, अब इसके प्रकार कौन से हैं, किसके क्वेश्चनर के। देखो, आपको एक एक डिटेल बता रहा हूं मैं प्रॉपर, बहुत ही आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको बाद में कोई डाउट नहीं बचेगा रिसर्च में। अगर आप नेट के लिए भी प्रिपरेशन करते हो तो आपको पहले से बेसिक तैयार होगा। अब अपने आगे देखते हैं, बंद बंद ये जो होता है ना, क्लोज एंडेड। 2 प्रकार के होते हैं, बंद अंत और ओपन एंडेड 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, ये क्वेश्चनर्स। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि ये जो क्लोज एंडेड है उसमें क्या होता है, प्रश्न का सटीक उत्तर होता है, एकदम सटीक होता है, यस और नो में आंसर दे दो, सत्य है सत्य में आंसर दे दो। ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन आ गए, उसमें से एक को आंसर देना ही पड़ता है। ठीक है, 5वां ऑप्शन अपने डाल नहीं सकते ना। इस प्रकार से अपनी तरफ से कोई एडिट नहीं कर सकते इसके अंदर। तो ये बंद या फिर क्लोज एंडेड कहलाता है क्वेश्चनर। ठीक है, अगला अपने देखते हैं, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में क्या, उत्तरदाताओं को अपने शब्दों में उत्तर देने की अनुमति होती है, अपनी राय, धारणाओं, अनुभवों के बारे में विस्तृत गुणात्मक डेटा, मतलब वो क्वालिटेटिव, जिसके अंदर कोई सीमा नहीं है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, कितने पेज भर सकते हो, कुछ भी। तो वो किस में आ जाता है, ये आ जाता है क्वालिटेटिव में भी आ गया और ये ओपन एंडेड में आ जाता है। ठीक है, क्वालिटी बता रहे हैं ना, इसमें क्वालिटी को कभी अपने हाथ नहीं लगा सकते और ये चीजें होती है। तो ये गुणात्मक चीजें आती है इसके अंदर, गुणात्मक डाटा है ये, या फिर क्वालिटेटिव डाटा। उदाहरण के लिए सेमेस्टर, जैसे सेमेस्टर्स के एग्जाम होते हैं अपने, ठीक है, जिसमें अपने को लिखना होता है 25-25, 30-30 पेज भरने होते हैं। तो उसके अंदर अपने कुछ भी लिख के आते हैं, इन द सेंस कुछ भी, तो मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने जो चाहें, अपने जो उदाहरण देना चाहें वो लिख सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि 5 पेज ही भरने, इतने भी भर सकते हो आप, अपने हिसाब से कर सकते हो। अब अपने देखते हैं आगे, साक्षात्कार या इंटरव्यू। साक्षात्कार जांचकर्ता और प्रतिवादी के बीच एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित संवाद है जिसमें विशेष प्रश्नों के उत्तर मांगे जाते हैं। देखो, एक विशिष्ट है, सिस्टमेटिक है, इन्वेस्टिगेटर और रेस्पोंडेंट के बीच में ये वार्तालाप होता है। इसमें एक सिस्टमेटिक वे से और योजनाबद्ध, मतलब एक प्लान्ड प्रोसेस है ये, इसके अंदर ये अच्छे से क्वेश्चन एक दूसरे से पूछे जाते हैं। और अगला क्या है, ये डेफिनेशन है, 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत जिसमें व्यक्ति आमने सामने अपने विचार साझा करते हैं। तो ये साक्षात्कार ही होता है। ठीक है, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, फेस टू फेस ये चीजें होती है। साक्षात्कार के प्रकार कौन से हैं, मतलब इंटरव्यू के प्रकार, एक तो स्ट्रक्चर्ड होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है और एक क्लिनिकल होता है।
स्ट्रक्चर्ड मतलब एकदम इसके अंदर सारी चीजें स्ट्रक्चर में होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अंदर तरीके से होगा हर चीज, क्वेश्चंस के सीधे सीधे जवाब होंगे। अनस्ट्रक्चर में होता है कि अपने आराम से थोड़े से लाइट मूड करके आराम से जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इजीली अपने पूछ सकते हैं। इसमें कोई फॉर्मल चीजें नहीं होती, नॉर्मल अपने इंटरव्यूज में एक दूसरे को जान सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये रहता है इसके अंदर। इंसान आसानी से अपने आप को खोल सकता है इसमें। क्लिनिकल होता है, क्लिनिकल जैसे मान के चलो किसी को मोटिवेशन देना है, ठीक है, किसी की फीलिंग्स शेयर करनी है किसी को, या फिर लाइफ लाइफ एक्सपीरियंस किसी कोई डिस्टर्ब होता है तो वो कहीं डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक के पास जाता है, तो वो पूछते हैं उससे जो एक्सपीरियंस हुए उसको लाइफ में, जो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो भावनाएं हैं उसके अंदर, उसके बारे में पूछते हैं। तो वो भी एक तरीके से इंटरव्यू ही है। क्लिनिकल होता है जिसके अंदर किसी का इलाज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर हो चुकी है अपनी। अब अपने अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही प्यारा, केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी किसी विशिष्ट विषय, अक्सर वास्तविक दुनिया की स्थिति है, व्यक्ति, समूह या संगठन का एक गहन विश्लेषण है, जिससे इसकी जटिलताओं, गतिशीलताओं और संदर्भ के भी इनकी बेहतर समझ प्राप्त होती है। जैसे केस स्टडी होती है किसी एक पर्टिकुलर विषय के बारे में होती है, जिसके अंदर अपने ये किसी इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं, ग्रुप की बात कर सकते हैं, कि उसी की ही बात करेंगे, उसी के बारे में डिटेल से अपने पढ़ेंगे। ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं, या किसी चीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने एक चीज पे फोकस कर सकते हैं, तो वो एक केस स्टडी होती है। ठीक है, आगे अपने इसके बारे में पढ़ते हैं कि केस स्टडी के क्या क्या चरण होते हैं। सबसे पहले शोध की समस्या पहचान करते हैं, जैसे प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में पहले जानते हैं प्रॉब्लम, उसके बाद में उसकी जो लिटरेचर रिव्यू है, पहले क्या खोज हो रखी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपने केस को चुनते हैं कि भी कौन सा केस अपने को चुनना चाहिए। ठीक है, और किस प्रकार से अपने उसको ढंग से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बारे में अपने को पहले क्या क्या जानकारी मिली हुई है उसको जान सकते हैं। उसके बाद में डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चंस, जो रिसर्च अपने को जो क्वेश्चंस है उसको अपने निर्धारित करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस अपने को पूछने चाहिए, ये इस क्वेश्चन के कौन से आंसर हो सकते हैं, अपने को क्या रिव्यू मिल सकता है इसका, हर चीज के बारे में अपने को पता करना पड़ता है इसके अंदर। डेटा संग्रहण विधियां निर्धारित करें, जो डाटा को कलेक्शन करने का जो मेथड्स होते हैं ना उसको अपने को निर्धारित करना पड़ता है। कई प्रकार के डाटा कलेक्शन मेथड होते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मतलब जैसे भी, या तो इसमें अगली वीडियो में बता दूंगा, जैसे भी होगा आपको डिटेल में हर चीज बता दी जाएगी, डाटा संग्रहण करने की विधियां। ठीक है, आगे देखो डाटा कलेक्शन, तो उसके बाद में अपने को विधियां सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद में अपने को डाटा को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद में डाटा को एनालाइज करना है, या फिर विश्लेषण करना है डाटा का। विश्लेषण करने के बाद में उसका निष्कर्ष निकालना है, निष्कर्ष करने के बाद में रिपोर्ट तैयार करनी है, और बाद में उसको वैलिडेट द स्टडी, उसको अध्ययन को मान्य करना है कि भाई हाँ हमने ये स्टडी की, इसके अंदर ये हमारा ये आंसर था, हम ये प्रूफ कर पाए नहीं कर पाए, उसके बारे में अपने इसमें पता करते हैं। आगे अपने केस स्टडी के क्या क्या फायदे हैं? निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है ये केस स्टडी। निर्णय लेने की जो विश्लेषणात्मक जो अपनी गुणवत्ता है ना उसमें भी सुधार करता है, अपने विश्लेषण कर पाते हैं किसी भी चीज का। ठीक है, और अपने को निर्णय लेने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि हर चीज को अपने डिटेल से पढ़ पाते हैं। निर्णय लेने में आवश्यक समय को कम कर देता है, कम कर देता है। ठीक है ना, बहुत ही कम कर देता है। एक काम लिख दिया गलती से, ठीक है, ये कम करता है। ठीक है, सही होने की आवृत्ति को बढ़ाता है। अब अपने किसी चीज को अपने डिटेल में पढ़ेंगे तो सही होने के भी ज्यादा आसार होते हैं ना, उन चीजों पे अपने वर्क करते हैं। विषय के प्रति गहरी समझ विकसित करता है, मतलब जो गहरी समझ है अपनी, जिस चीज को अपने डिटेल में पढ़ लेते हैं ना उसके बारे में अपने अच्छी तरह सोचने लग जाते हैं, और किसी को एक्सप्लेन भी अपने इजीली कर पाते हैं। तो ये केस स्टडी में बहुत ही, ये अपने केस स्टडी इस प्रकार से बहुत हेल्पफुल होता है। तथ्यों से संचालित अनुसंधान है, तथ्य इसमें फैक्ट्स बेस्ड होता है, ये फैक्ट ड्रिवन ये चीज है, फैक्ट पे ही होता है, ऐसे नहीं कुछ भी अपने रिसर्च करके आ जाएंगे। ठीक है, और केस स्टडी के क्या नुकसान होते हैं इस पे बारे में बात कर लेते हैं अपने। बहुत खर्चीला होता है। ठीक है, ये कोई मतलब, अब अपने किसी चीज पे पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हैं तो पूरी एकदम डिटेल में होगी ना, हर चीज डिटेल में होगी तो उस पर क्या होगा, खर्चा भी आएगा। ठीक है, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, हर चीज की होती है। और डाटा में संग्रहण में पूरा पूर्वाग्रह, अपने कई बार क्या होता है कि केस स्टडी कर रहे होते हैं किसी चीज पे, ज्यादा डिटेल में कर रहे होते हैं तो अपने पहले से धारणा बना लेते हैं, तो इसका डर बना रहता है। ठीक है, आगे अपने जैसे क्या आलोचना या क्रिटिसिज्म क्या होता है, क्रिटिसिज्म के बारे में अपने पढ़ते हैं। देखो टॉपिक वाइज है हर चीज, आपको हर एक टॉपिक के नोट्स इसके अंदर मिल जाएंगे। ऐतिहासिक शोध में दस्तावेजों और अवशेषों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे ऐतिहासिक शोध होता है, हिस्टोरिकल जो रिसर्च होती है ना, उसके अंदर जो पहले चीजें हो गई, उन्होंने जो दस्तावेज दिए हैं, अवशेष दिए हैं, उसके बारे में उसके उस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो ठीक है, इन्हें किसी के आकर्षण के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर आपने ये नहीं मान सकते कि वो इंसान ये कह रहा है कि पहले मैंने ये देखा था, अरे नहीं, जब तक उसका अपने प्रमाण नहीं है ना अपने पास लिखित, या उसके अवशेष नहीं है, तब तक अपने ये मान नहीं सकते कि भाई सुपरमैन असली में होता है। ठीक है, उसका प्रमाण ही नहीं है ना, वो तो अपने मूवीज में देखा है। इस प्रकार अपने को जानना पड़ता है। ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं
उनकी वैधता की जांच और सत्यापन करना आवश्यक है। देखो, जो पुरानी चीजें हो गई उसकी आलोचना आलोचना का मतलब यही नहीं होता कि हर चीज अपने को खराब ही बतानी है। आलोचना का मतलब ये होता है कि जब कभी अपने आलोचना करेंगे तो उसके अंदर अपने डाटा को ध्यान से देखते हैं और उसका सत्यापन करते हैं कि हाँ, मैंने ये जो बात कही है तो किसी किसी कारणवश ही कही होगी। इस प्रकार से ये काम करता है। ये जांचना ये जांचना कि क्या कोई साक्ष्य उस समय मतलब उस विशेष समय से अवधि से संबंधित है। अगर कोई अपने को सबूत मिला है तो वो उसी समय का है, पहले तो ये चीज पता करनी पड़ती है। दूसरा, मौलिक है, मतलब जो अपने सोच रहे हैं ओरिजिनल है या नहीं, उसी चीज के बारे में है या नहीं, ठीक है, ये वास्तविक है, ठीक है। और आगे ये देखते हैं कि आलोचना विश्लेषण, मतलब आलोचना होती है ना, इस चीज का विश्लेषण करता है कि वो सत्य है, मौलिक है या वास्तविक है या नहीं, इसके बारे में पता करता है। इंग्लिश में भी मैंने सेम टू सेम ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। बाह्य आलोचना। अब आलोचना भी दो प्रकार की होती है, एक बाह्य होती है और एक इंटरनल होती है। इसके बारे में पढ़ते हैं अपने। बाह्य आलोचना यह निर्धारित करने पर केंद्रित होती है कि कोई स्रोत वास्तविक है या नकली है, ठीक है। कोई अपने को स्रोत मिला, कहीं से सोर्स मिला है, वो जेन्युइन है या फेक है, इसके बारे में अपने पता करते हैं। इसमें स्रोत के भौतिक पहलुओं की जांच करते हैं। भौतिक मतलब जो चीज अपन को दिख रही है उसके बारे में अपने जांच करते हैं, ठीक है। कागज या स्याही या प्रिंट या टाइपिंग, वर्तनी मतलब स्पेलिंग होगी, हस्तलेखन, धातु या लकड़ी, इसके बारे में अपने जांच करते हैं कि जो चीज अपने को लकड़ी दिखी है तो ये चीज उस समय की है या नहीं, ठीक है। और ये जो बता रहा है वो चीज रियल में है या नहीं, ठीक है। और ये जो कागज की बात है, कागज उस समय का है या नहीं, इससे पता लगता है ना कि कागज उस समय पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो बताओ स्याही किस कौन सी यूज की गई है, इसके बारे में अपने को पता लगता है। स्रोत की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए प्रश्न उठाए जाते हैं, ठीक है। प्रामाणिकता, ये प्रामाणिक है या नहीं। अगर कोई ये बात कह रहा है तो वो है कौन कहने वाला, ठीक है, उसकी उस समय क्या परिस्थिति रही होगी। जैसे लेखक कौन था लेखक जिसने ये लिखा है, लेखन के समय परिस्थितियां क्या रही होगी, क्या लेखक इससे लिखने में सक्षम था, ठीक है, उसके पास डिग्री तो है ना जो चीज वो लिख रहा है। या फिर ये परिस्थिति क्या पता उसे उसे लुभा दिया हो कि हाँ सब कुछ सत्य ही सब कुछ इसके बारे में अच्छा ही लिखना है, ठीक है, कोई कमी नहीं लिखनी, लिखेगा तो फिर कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसे करके मतलब उसको लोभ दिया गया कि नहीं दिया गया, इस चीजों का अपने को पता करना पड़ता है, ठीक है। और परिस्थिति हो गई और उस चीज में वो सक्षम है या नहीं। ऐसे नहीं कोई भी लिख दे रहा है, नहीं, कुछ उसके पास होना चाहिए जिससे वो प्रूफ कर सके कि मैं लिखने के लायक हूँ। आंतरिक आंतरिक के अंदर अपने पढ़ते हैं क्या होता है। आंतरिक आलोचना एक वास्तविक ऐतिहासिक स्रोत में प्रस्तुत जानकारी की विश्वसनीयता और सटीकता का आंकलन करती है। जो चीज अपने को जानकारी मिल गई तो वो कितनी सत्य है, उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है, इसके बारे में पता करते हैं। इसमें ये देखते हैं कि इसमें सामग्री की सत्यता का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पूछना शामिल है। जैसे क्या स्रोत घटना का सटीक वर्णन प्रदान करता है, क्या घटना के समय क्या घटना मतलब जो घटना के कितने समय बाद ये रिकॉर्ड लिखा गया। मान के चलो अगर कोई घटना होती है ना, अगर अपने हाथों हाथ लिख देते हैं तो अपने को पता लग जाता है कि क्या क्या उसमें फैक्ट्स हुए, लेकिन अपने 2 दिन बाद लिखते हैं तो कोई ना कोई चीज अपने भूल जाते हैं। तो इस प्रकार जो आंतरिक जो समालोचन है या आलोचना है उसमें ये पता लगता है अपने को कि अपने कैसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो अपने को स्रोत मिल रहा है वो रियल है या फेक है, ठीक है। क्या लेखक पक्षपाती था, क्या उसको लुभा तो नहीं दिया, इसके बारे में पता लगता है। क्या लेखक गंभीर था, जब उसने लिखा है कोई चीज, गंभीर या डर से तो प्रभावित नहीं था। गंभीर मतलब कि वो चीज लिखना चाहता था कि नहीं लिखना चाहता, जबरदस्ती तो नहीं लिखवाया गया, ठीक है। डर का माहौल तो नहीं है कि अगर उसने कुछ गलत लिख दिया तो उसको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। इस चीज पे वर्क किया जाता है। क्या अन्य स्रोत जानकारी की पुष्टि करते हैं। मान के चलो उसी समय जब अपने कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी लेखक ने कोई कहानी लिखी है तो उस समय कोई और भी राजा उस समय था क्या, अगर उस राजा का कोई कोई अगर लेखक रहा होगा, उसने इस बात का वर्णन किया कि नहीं किया, इसके बारे में अपने जानकारी पता करते हैं, जिससे अपने और ज्यादा इसको पता कर पाते हैं कि ये चीज सत्य है या असत्य है। नेक्स्ट अपने ये देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये अपना नया टॉपिक है, प्रायोगिक अनुसंधान, ठीक है। इसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ते हैं। प्रायोगिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों में हेरफेर करके आश्रित चरों पर उनके प्रभाव को माप कर मतलब कारण पता करना है, कारण और प्रभाव क्या पड़ा उस पर, ठीक है, संबंधों की जांच करना किया जाता है। अब देखो एक चीज बताता हूँ तुम्हें, एक आश्रित चर होता है, एक स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र चर होता है ना उसमें परिवर्तन किया जाता है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है ना उसमें परिवर्तन किया जाता है, और जो परिवर्तन होता है ना वो आश्रित चर या फिर अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे आश्रित चर पर देखा जाता है कि उसका क्या प्रभाव पड़ा। जैसे मान के चलो टीचर, और टीचर जो होता है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो छात्र या स्टूडेंट होता है ना वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे टीचर, अगर टीचर की आवाज अच्छी है तो स्टूडेंट उसको सुनना चाहेगा और समझना चाहेगा। अगर टीचर की हैंडराइटिंग अच्छी है तो वो देखना चाहेगा कि हाँ सर क्या लिख रहे हैं, मतलब वो अच्छी तरह उसको नोट डाउन भी कर पाएगा। अगर टीचर थोड़ा डिस्टर्बेंस, घर से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है या बाहर से कोई डिस्टर्ब हो गया तो उसका अध्ययन पे भी प्रभाव पड़ेगा कि वो किसी चीज को पढ़ा रहा है, तो उससे जो स्टूडेंट होता है उसके भी अध्ययन पे प्रभाव पड़ता है कि वो अब
थोड़ा उसको ये लगता है कि भी अगर मैंने टीचर को कुछ पूछ लिया तो वो गुस्सा कर सकता है। इस प्रकार से देखो, आश्रित कौन था? आश्रित तो छात्र है ना, ठीक है। चेंज अपने किस में कर रहे हैं? चेंज अपने इंडिपेंडेंट में कर रहे हैं, किसमें? टीचर में चेंज कर रहे हैं ना। उस प्रकार से ये चीजें होती है। एक्सपेरिमेंटल इस प्रकार से किया जाता है हमेशा हमेशा। जो इंडिपेंडेंट होता है ना, मतलब जो स्वतंत्र होता है, उस पर ही वर्क किया जाता है और आज की जड़ पर इसका प्रभाव देखा जाता है। कॉज एंड इफेक्ट इसको कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है, ठीक है। इसका व्यापक रूप से इसका व्यापक रूप से प्राकृतिक वैज्ञानिक, मतलब प्राकृतिक विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, शारीरिक शिक्षा, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। सब चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल अनुसंधान बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। प्रायोगिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति मात्रात्मक होता है, मतलब इसको अपने आंकड़ों में देख सकते हैं, ठीक है। निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष दृष्टिकोण, इसमें अनबायस्ड चीजें रखी जाती है जिससे अपने को अच्छी तरह से पता लग सके हर चीज का, ठीक है। कारण और प्रभाव, इससे संबंध होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, किसमें? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में अपने को पता लगता है, ठीक है। नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। नियंत्रित वातावरण का मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इनके दोनों के बीच में जो होगा, मतलब जो भी प्रोसेस होगा इनके बीच में ही होगा, कोई बाहर का इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज पे ये कार्य होता है। उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित दृष्टिकोण होते हैं। उद्देश्यपूर्ण, देखो कोई भी चीज की जाती है ना, एक्सपेरिमेंट किसी ना किसी उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। और एकदम व्यवस्थित रूप से किया जाता है जिससे उसका निष्कर्ष निकले कुछ ना कुछ, और अपने जो चीज करना चाहते हैं उसका अपने को फायदा मिल सके, ठीक है। और इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट रिसर्च किया जाता है। आगे अपने देखते हैं इसका महत्व क्या है। महत्व के बारे में देखते हैं कि अनुसंधान जो है ना, प्रायोगिक अनुसंधान, इसका महत्व क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का? स्पष्ट कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए, जो कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, रिलेशनशिप, उसको स्थापित करने के लिए कि हाँ ये इससे संबंध रखता है, ठीक है। इसको अगर चेंज करते हैं तो दूसरे पे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये चीज इसलिए होती है, ठीक है। शोध का निष्पक्ष दृष्टिकोण, जो अपने जो भी रिसर्च कर रहे हैं ना उसके अंदर जो निष्पक्ष मतलब अनबाइस्ड चीजें रहती है वो इसमें प्रायोगिक या फिर अपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रहती है। सांख्यिकी सटीकता की उच्च डिग्री होती है, मतलब अगर अपने किसी चीज का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपने हर आंकड़ों को ध्यान रखेंगे, हर आंकड़ों को लिखित में रखेंगे जिससे अपने आगे उसका रिजल्ट अच्छे से निकाल पाए। इसीलिए इसके अंदर ये जो आंकड़ों की एक्यूरेसी होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखती है और इसके अंदर की जाती है, ठीक है। निर्णय लेने में सहायक होता है। अब जब अपने अच्छी तरह रिसर्च कर रहे हैं, अपने सामने पूरा का पूरा ये एक्सपेरिमेंट आ चुका है, अपना रिजल्ट भी निकाल दिया है, इसके बाद में अपने निर्णय लेने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार ये बहुत जरूरी है अपने लिए। अब आगे देखते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब सामान्यकरण। अब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में अपने सबको ये बता सकते हैं इजीली कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसके अंदर ये आंकड़े लिए, इस चीज का अपने ये मेथड यूज किया गया और इसका ये रिजल्ट निकला है। तो इससे क्या अपने सभी को आसानी से बता सकते हैं और अपने पास सबूत होगा तो अपने को सभी को अपने इस चीज में राजी भी कर सकते हैं। आगे अपने देखते हैं सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। सिद्धांत, जब सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट का जब रिजल्ट आ जाता है ना, और रिजल्ट अगर अपने पक्ष में आ गया तो वही बाद में सिद्धांत बन जाता है, ठीक है। तो सिद्धांत निर्माण में बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल रहता है। संख्यायिकी, मतलब संख्यायिकी अशुद्धियों के जोखिम को कम करना। देखो संख्यायिकी मतलब जो स्टैटिस्टिकल जो इनएक्यूरेसी होती है ना, उसको ये बहुत ज्यादा कम कर देता है। कम कैसे कर देता है? क्योंकि अब अपने एक एक चीज देखेंगे, लिखेंगे और साथ में जो मेथड यूज करेंगे उनको भी अपने ध्यान से समझेंगे ना, तो क्या होता है, ये जब अपने ध्यान से समझेंगे तो अपने को मतलब ये तो स्वाभाविक है कि अपनी कोई गलती नहीं आएगी। गलती नहीं आएगी तो अपने अच्छे से प्रायोगिक या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं। आगे अपने देखते हैं चर क्या होता है, चर या वेरिएबल। शोध में चर कोई भी विशेषता या गुण है जिसे मापा या देखा जा सकता है, ठीक है। जो अलग अलग मान ले सकता है, जैसे आयु, ऊंचाई या फिर परीक्षण स्कोर। देखो ये एक तरीके से वेरिएबल होता है ना, वो चेंज हो सकता है। एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल किसी भी चीज में अपने को मापा जा सकता है। वेरिएबल एक तरीके से मान के चलो सोर्स है या कोई ना कोई एक टूल है जिससे अपने किसी भी चीज को मापते हैं। जैसे ये देखो आयु माप ली, ठीक है, या ऊंचाई माप ली, या परीक्षण जो परीक्षण का स्कोर है उसको मापा जाता है, ठीक है। ये जो वेरिएबल एक तरीके का औजार या टूल के रूप में काम करते हैं। अब अपने देखते हैं वेरिएबल कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं वेरिएबल के जो प्रकार हैं। इसे उपचार चर भी कहा जाता है। जैसे कौन सा स्वतंत्र होता है ना, जो स्वतंत्र, उस चर को उपचार चर भी कहा जाता है, ठीक है। यह वह चर है जिसे शोधकर्ता द्वारा आश्रित चर पर प्रभाव निरीक्षण करने के लिए हेरफेर किया जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया इंडिपेंडेंट चर होता है, ये इंडिपेंडेंट या वेरिएबल होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है ना, उसके अंदर चीज मतलब चीजों में चेंज किया जाता है और उसका प्रभाव किस पर देखा जा सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। आगे अपने देखते हैं कि आश्रित चर या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, इसे परिणाम चर भी कहा जाता है। देखो वो सबसे पहले उसको क्या, उपचार, उपचार चर कहा गया ना। तो उपचार किसी चीज पे अपने करेंगे तो परिणाम भी तो किसी पे देखेंगे ना।
तो अब अपने परिणाम इस पे देखते हैं, तो ये परिणाम चर भी कहा जाता है या आश्रित चर भी इसको कहा जाता है। यह वह चर है जिस पर स्वतंत्र चर में हेर फेर करने पर परिवर्तन प्राप्त होता है। देखो, अगर स्वतंत्र को अपने चेंज करेंगे, जैसे मान के चलो, अगर जैसे मैं ये अभी स्लाइड्स है, स्लाइड्स मैंने अगर आपको आंखों को अगर जो चुभेगी वो बना दूंगा तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आप मेरे को वीडियो है ना 1 मिनट भी नहीं देखोगे, ठीक है। और यही मैं स्मूथ बनाऊंगा तो आप ज्यादा से ज्यादा देख पाओगे, ठीक है। ये चीज होती है। अब मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन उससे आप पे प्रभाव पड़ेगा। पहली चीज तो ये, आप ज्ञान ढंग से ले नहीं पाओगे, ज्यादा देर वीडियो नहीं देख पाओगे, आंखों में दर्द होने लग जाएगा। इस प्रकार से ये कार्य करता है, ठीक है। नियंत्रित चर, नियंत्रित मतलब ये एक सिचुएशन जिसके अंदर अपने पूरा नियंत्रण करके रखते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ऐसे कारक जो परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें स्थिर रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे परिणाम में कोई हस्तक्षेप न करे, ठीक है। ये कौन सा नियंत्रित होते हैं, जिसमें कि उनको जो परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उनमें क्या, उनको स्थिर रखा जाता है जिससे वो कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे, ठीक है। आगे अपने देखते हैं बाहरी चर, एक्सट्रोनियस। ये क्या होता है कि अवांछित प्रभाव पैदा करने के लिए ये माना जाता है, ठीक है, जिसको अपने को, ये एक बाहरी चर है, मतलब बाहर ही पड़ा रहता है, लेकिन ये प्रभाव जरूर डाल सकता है। स्वतंत्र चर के अलावा कोई भी चर जो आश्रित चर को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। स्वतंत्र चर तो प्रभावित करता है, आपको पता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो प्रभावित करता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल को। इसके अलावा ये एक्सट्रोनियस या फिर बाहरी चर भी होता है जो अपने इसको प्रभावित करता है। तो इसके बारे में अपनों ने इसको देख लिया, और जब ये प्रभावित करने लग जाए उसको क्या कहते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। मध्यस्थ चर जो संबंध की व्याख्या करता है, जो दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है इनके बीच के जो संबंध है उस पर व्याख्या करेगा, उनको डिटेल में समझाता है। वे चर जो बताते हैं कि आश्रित या आश्रित नहीं, वे चर जो बताते हैं कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर को क्यों और कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। दोनों के बीच में मीडिएटर होगा, जैसे मान के चलो, अब स्टूडेंट और टीचर के बीच में मीडिएटर कौन करता है, कैरिकुलम या फिर अपने सिलेबस काम करता है। उस प्रकार से सिलेबस जैसा होगा, ठीक है। अब जैसे टीचर है, टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, सिलेबस जैसा होगा वैसे ही बच्चा पढ़ पाएगा। इस प्रकार से ये काम करता है, ठीक है। अब आगे अपने ये देखते हैं भ्रमित या कन्फाउंडिंग। कन्फाउंडिंग जब परिवर्तनों का छुपा हुआ कारण, मतलब कोई चीज परिवर्तित हो चुकी है, ठीक है, कंफाउंडिंग होता है। देखो, जो अब अपने इसमें ये देखते हैं कि बाहरी चर होता है ना, जब एक तो बाहरी चर होता है एस्टोनियस होता है, वो प्रभाव नहीं डालता, लेकिन वो प्रभाव डाल सकता है। लेकिन जब वो प्रभाव डाल दे तो उसको कहते हैं कंफाउंडिंग या फिर भ्रमित करने वाला। एक प्रकार का बाह्य चर है जो स्वतंत्र और आश्रित चर दोनों से निकटता से संबंधित रखता है, और ये प्रभाव भी डाल सकता है, ठीक है। ये प्रभाव डाल देता है तो ये कंफाउंडिंग होता है, और ये प्रभाव नहीं डालता तो इसको एक्सट्रोनियस या फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको बाहरी चर कहा जाता है। आगे अपने देखते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में क्या फर्क होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। अपने सबसे पहले मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव चर के बारे में पढ़ते हैं। संख्याओं में मापा जाता है। देखो, क्वांटिटी होती है ना, जैसे किलो हो गया, किलो 2 किलो, हाइट होती है सेंटीमीटर में, मीटर्स में होती है, या फिर अपने इसको माप सकते हैं इंचेस में, या ये जो मतलब जिसके अंदर नंबर का यूज हो जाए ना, वो होता है क्वांटिटेटिव। गिना जा सकता है या संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए आयु, आयु अपने किस में नापते हैं, नंबर्स में नापते हैं ना, ठीक है। परीक्षा का स्कोर आ गया नंबर्स में, ऊंचाई, ऊंचाई सेंटीमीटर में हो गई या फिर मीटर्स में हो गई या इंचेस में हो गई, अपने माप सकते हैं। वजन हो गया किलोग्राम, पाउंड्स में नाप सकते हैं। तो ये क्या, ये है क्वांटिटेटिव। आगे अपने देखते हैं इसमें गुणात्मक चर। विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है, विशेषताओं को अपने मतलब इतना फील नहीं कर पाते, मतलब फील ही कर पाते हैं उसको, हाथ नहीं लगा सकते विशेषताओं को। गुणात् मतलब जो अपने दिमाग में होती है, ठीक है। अब अपने देखते हैं क्या, जैसे अपने गुणों का वर्णन कर रहे हैं। गुणों का, अब किसी चीज का गुण है, ठीक है, कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, जैसे मतलब इन द सेंस कि कोई कलर ब्लैक है, वो उसका गुण है भाई, ठीक है। या फिर कोई व्हाइट स्क्रीन लगा रखी है, तो अपने उसको ये थोड़ी कहेंगे स्क्रीन है, अपने ये कहेंगे वो स्क्रीन व्हाइट है। इस प्रकार से, जैसे अब अपने ये देखते हैं उदाहरण क्या है, जैसे कोई लिंग पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, मेल फीमेल, इस प्रकार होता है, ठीक है। आंखों का रंग, रंग कैसा है, रंग तो ये इसमें क्वालिटेटिव में ही आता है ना, रंग गुण में ही आता है, ठीक है। रक्त का प्रकार कौन सा है, ठीक है, इसके बारे में अपने जानते हैं, ठीक है। शिक्षा का स्तर कैसा है, गुड है, बैड है, ठीक है, या फिर और एक्सीलेंट है, इस प्रकार से अपने को पता लगता है। अब अपने अगला टॉपिक देखते हैं जनसंख्या। शारीरिक शिक्षा में अनुसंधान के लिए व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं अथवा इकाइयों का सुपरिभाषित समूह ही जनसंख्या कहलाता है, ठीक है। मतलब जो भी घटनाएं हुई है, इकाई है, जो सुपरिभाषित उनको ढंग से अपने डिफाइन कर सकें, ठीक है, वो जनसंख्या कहलाती है। आगे अपने इनका यंग के अनुसार क्या है, वह समस्त समूह जिसमें से प्रतिदश का चुनाव किया जाता है, जनसंख्या कहलाती है। जैसे मान के चलो, मैंने ये कहा कि जो अपने ये ले लेते हैं कि पूरी जो पूरा कॉलेज है, ठीक है, या राजस्थान यूनिवर्सिटी है,
राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर से जो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, वो सारे आ जाओ। तो अब क्रिकेट के खिलाड़ियों को अपने चयन किया है, ठीक है, जनसंख्या थी ना पूरी राजस्थान यूनिवर्सिटी की, उसमें से अगर अपने सैंपल लिया है, सैंपल होता है प्रतिदर्श, सैंपल लिया ना अपने ने, जो सैंपल लेते हैं अपने, जिसमें से सैंपल लेते हैं ना, वो जनसंख्या होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। प्रतिदर्श क्या होता है? गुड्स और होल्ट के अनुसार विस्तृत या बड़े समूह का छोटा प्रतिनिधि ही प्रतिदर्श कहलाता है। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, जैसे मान के चलो मैंने ये बता दिया कि भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी के सारे बॉयज इकट्ठे हो जाओ, सारे बॉयज के अंदर जो क्रिकेट खेलते हैं वो एक साइड हो जाओ। अब जो क्रिकेट खेलेंगे वो एक साइड हो जाएंगे। तो ये देखो मैंने सैंपल ले लिया ना, अब मैं उन पे ये परीक्षण करूंगा कि वो कैसा क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, उनमें से कौन से अच्छे बॉलर्स हैं, कौन से बैट्समैन अच्छे हैं। तो इन चीजों पे काम किया जाता है ना। तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर से अपना छोटा सा जो समूह निकालते हैं उसे सैंपल कहा जाता है, ठीक है, जो उसके पूरे का प्रतिनिधित्व करे, ठीक है, कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो बॉयज हैं वो क्रिकेट के अंदर कैसे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी पूरा आ गया ना, पूरा पॉपुलेशन, उसके अंदर क्रिकेट को अलग छांट लिया और उसका स्तर देख लिया, ठीक है। आगे अपने ये देखते हैं यंग के अनुसार। अब यंग ने एक और परिभाषा दी है, प्रतिदर्श समष्टि या समस्त समूह का एक लघु चित्र या लघु रूप। ठीक है, मैंने ये बता ही दिया कि एक मिनिएचर या फिर एक फॉर्म होता है जिसके अंदर अपने पूरी पॉपुलेशन का पूरा ब्यौरा आ जाए, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता हो, प्रतिनिधित्व करता हो, उसे अपने प्रतिदर्श या सैंपल कहते हैं। ठीक है, जो प्रतिदर्श होता है उसके अंदर क्या गुण क्या होते हैं, विशेषता क्या होते हैं? अच्छे प्रतिदर्श में सभी इकाइयों को चुने जाने की समान संभावना होती है। ठीक है, अच्छे प्रतिदर्श रैंडमली चुनते हैं, ऐसा नहीं कि भी अपने को जो बायसनेस होती है, नहीं, बायसनेस का मतलब ये होगा पक्षपात नहीं होती, रैंडमली चुना जाता है। इकाइयों की उचित संख्या होना आवश्यक है, इकाई उचित होनी चाहिए, इस चीज का भी ये रोल होता है। ठीक है, अध्ययन की इकाइयों का अनुपात समान होना चाहिए, ठीक है, इकाई समान होनी चाहिए, मेल जितने चाहिए उतनी फीमेल होनी चाहिए, जिससे अपने अच्छी तरह अपने उसको एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, इकाइयों की उचित संख्या होना आवश्यक है, इकाई जितने भी है, मतलब अब अपने देखो अगर 10 जने ले लिए, अब 1000 जने थे, अपने 10 ले लिए, तो अपने इतना ज्यादा अच्छा कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर 1000 जने हैं उसमें से अपने 100 लेते हैं तो अपने अच्छा एक रिजल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तर्क पर आधारित होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, रीजनिंग, मतलब उस पर अपने कुछ ना कुछ खोज कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, विश्वसनीयता का स्तर ऊंचा होना चाहिए, विश्वसनीयता अविश्वसनीय होना चाहिए, अच्छे अच्छे प्लेयर्स अपने लेंगे तभी तो अपने जान पाएंगे कि स्तर कैसा है। ठीक है, और अच्छे से उसका ढंग से अपने सिस्टमेटिक वे से करेंगे तो अपने अच्छे से हर चीज एनालाइज कर पाते हैं। अध्ययन, श्रम, समय, धन की दृष्टि से सुविधाजनक होना चाहिए। ठीक है, मतलब ज्यादा पैसे भी ना लगे, ज्यादा एनर्जी भी नहीं वेस्ट करनी पड़े, अध्ययन भी अपने आसानी से कर पाए। ठीक है, धन की भी ज्यादा मतलब बर्बादी ना हो, धन की दृष्टि से भी अपने को अच्छा, अपने कम पैसों में ज्यादा काम कर सकें, इस प्रकार से करना पड़ता है। ठीक है, अब प्रतिदर्श या सैंपल होते कितने प्रकार के हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपल या संभाव्यता नमूनाकरण, इसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ते हैं। जनसंख्या के प्रत्येक सदस्यों के नमूने में चुने जाने की संभावना ज्ञात होती है। ठीक है, जो जनसंख्या, इसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि हर एक कोई भी अपने चुन सकते हैं, इससे ये नहीं होगा कि भाई अपने कोई बाइसनेस आ रही है, बाइसनेस मतलब पक्षपात नहीं होगा, किसी को भी अपने चुन सकते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं होता कि भी मेरा जानकार चुन लो, नहीं। अब अपने ये मानते हैं कि भाई अपनों ने जैसे लॉटरी भी इसमें आता है, ठीक है, जैसे अपनों ने बहुत सारे लड़के इकट्ठे कर लिए और अपनों ने कह दिया जो भी क्रिकेट खेलता है या वॉलीबॉल खेलता है वो बाहर आ जाओ, तो वो बाहर ही आएंगे ना, अपनी मर्जी से थोड़ी आ रहे हैं। ठीक है, वो जिनको खेलना आता है वही तो आ रहे हैं ना, तो अपनों ने उनको डिसाइड नहीं किया, वो खुद डिसाइड करेंगे कि हमें खेलना आता है। तो ये चीज होती है, इसमें शून्य से अधिक होती है इसकी संभाव्यता, मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई आएगा ही नहीं, नहीं, आते हैं। ठीक है, कोई ना कोई आएगा इसके अंदर, कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई पक्षपात नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी या संभाव्यता कहते हैं, संभावना होती है आने की, कोई भी आ सकता है, सबको बराबर मौका मिलता है। इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, उसके बारे में अपने पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के। सरल याददाश्त नमूनाकरण या फिर सिंपल रैंडम सैंपलिंग। देखो कई बार क्या होता है कि कई बार क्या, लगभग आजकल तो इंग्लिश में ही आने लग गए पेपर, ठीक है, इसको हिंदी के रूप में लिख दिया जाएगा कि मतलब सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, तो अपने को इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो, पूरा ये एकदम पर्टिकुलर अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने का समान अवसर होता है। ठीक है, इसके अंदर समान होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी का पक्षपात है, कोई भी चुना जा सकता है। ये लॉटरी विधि होती है ना, जो लॉटरी विधि, उसका उपयोग किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे पर्ची डाल दी, ठीक है, किसको कप्तान बनाना है, पर्ची डाल दो, कोई भी उठाएगा और उसके अंदर जिसका भी नाम आ जाए वो कप्तान बन जाएगा। इस प्रकार से ये होता है, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता। ठीक है, व्यवस्थित नमूनाकरण, व्यवस्थित मतलब जनसंख्या के स्तरों को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर व्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक है, फिर एक निश्चित अंतराल पर नमूनों का चयन किया जाता है। जैसे मान के चलो, ये उदाहरण भी दे दिया मैंने, जैसे हर 5वां सदस्य चुना जाएगा, हर 5वां सदस्य, मतलब एक लाइन बना ली, अपने को पता नहीं कि भाई कितने इसमें लोग हैं, सीधा बोल दिया इसमें आगे से जो 5वां है ना आता रहेगा, 5वां 5वां 5वां, हर 5वां इंसान
साइड में आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अपने इसमें चुन सकते हैं। एक स्तरीय स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, जैसे क्या होता है इसके अंदर जनसंख्या को कुछ विशेषताओं, जैसे ऐसे अपने ये कह सकते हैं कि जो मेल मेल है, पूरी जनसंख्या ले ली, मेल मेल है उनको अलग कर दो। ठीक है, मेल को अलग कर दिया क्योंकि पूरी जनसंख्या थी उसमें से अपनों ने अलग किया। स्ट्रेटिफाइड कौन खुद करता है, रिसर्चर, अलग कर दिया। इसके बाद में मैं ये कहता हूं कि जो जो मेल 25 साल से ऊपर है वो अलग हो जाओ। ठीक है, अब उन्होंने उनको उप समूह में बांट दिया ना, इस प्रकार से ये क्या स्ट्रेटिफाइड होता है। स्ट्रेटा कहते हैं किसी चीज को, मतलब सब ग्रुप्स होते हैं ना, स्ट्रेटा, स्ट्रेटा कहते हैं स्तर बनाना। ठीक है, फिर प्रत्येक से यथार्थ रूप से नमूने चुने जाते हैं। जैसे मान के चलो मैं ये कह देता हूं कि किसी का फिटनेस की अपने को जांच करनी है। ठीक है, फिटनेस की जांच करनी है तो अपने एज ग्रुप बांट दिया कि 12 से 15 अलग। ठीक है, फिर 15 से 20, फिर अपने ये मान लेते हैं कि जो 21 से 30, ठीक है, 31 से 40, ऐसे करके अपने जब मान लेते हैं ना, तो उनको अलग अलग बांट लेते हैं। उनमें से फिर 5-5 जने छांट लेते हैं जिससे अपने को फिटनेस के बारे में पता लग सके। इस प्रकार से ये कार्य करता है कौन, स्ट्रेटिफाइड या स्तरीय, मतलब स्तरीकृत। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण उपसमूह का नमूने में से प्रतिनिधित्व हो। हर समूह में से, हर उप समूह में से एक एक आना चाहिए। सबसे पहले अपने सब जनसंख्या देखी, जनसंख्या में से अपनों ने क्या, मेल को निकाला। मेल को निकालने के बाद में उसमें अपनों ने आयु के हिसाब से उनको बांट दिया। समझ गए होंगे आप। क्लस्टर, क्लस्टर या गुच्छ नमूनाकरण। क्लस्टर होता है ना, इसके अंदर पहले से ग्रुप बने होते हैं, नेचुरली बने होते हैं। उसका स्टेटा का, इसमें क्या, स्ट्रेटिफाइड में पहले से रिसर्चर जो होता है ना वो खुद ग्रुप बनाता है, लेकिन जो ये क्लस्टर होता है ना या कुछ नमूनाकरण होता है ना, इसमें पहले से ग्रुप बने होते हैं। इस चीज का ये फर्क आता है, नेट के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। जनसंख्या को भौगोलिक या अन्य प्राकृतिक समूह गुच्छों में विभाजित किया जाता है। फिर कुछ गुच्छों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। ठीक है, पहले गुच्छों में विभाजित कर दिया। जैसे अपने ये मान सकते हैं कि सबसे पहले इकट्ठा कर लिया, इकट्ठे करने के बाद में जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर अलग अलग जिलों से जो अपने आप बंटे हुए हैं, उनके अंदर से अपनों ने क्या किया, उसमें से अपने जो अलग अलग गेम्स के उनको बांट लिया। अब बांट लेंगे तो अब अपनों ने थोड़ी छांटा है, वो छटे हुए हैं पहले से ही। चुने गए गुच्छों में सभी सदस्यों और उनमें से कुछ नमूनों को नमूने के रूप में, मतलब उनको शामिल कर लिया जाता है। ये चीज आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसानी से समझाया गया ये। ठीक है, बहुस्तरीय या फिर मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होता है, यह उपरोक्त विधियों को संयोजन है। मतलब उपरोक्त विधि है ना, जो भी जैसे अपनों ने जो जो विधि पढ़ी है अभी, ठीक है, उनका सबका सबका एकदम संयोजन किया गया, सबको जोड़ा गया है। वो किस प्रकार जोड़ा गया अभी अपने ये देखते हैं। जहां नमूनाकरण की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाती है, कई चरणों में की जाती है, वो देखते हैं कैसे की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए क्या किया, सबसे पहले पूरा ये राज्य, राज्य का चयन कर लिया। राज्य के बाद में उसके अंदर जो जिले हैं उनका चयन किया। उसके बाद में जिले के बाद में जो जिले के अंदर जो गांव है उनका चयन किया गया। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब संभाव्यता। इसके अंदर किसी को भी चुना जा सकता है रैंडमली, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अब अपने आगे देखते हैं, आगे अपने देखते हैं गैर संभाव्यता नमूनाकरण। इस प्रकार के नमूनाकरण में जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना ज्ञात होती है। नमूनाकरणकर्ता अपनी सुविधा या उद्देश्य के आधार पर नमूनों का चयन करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर कोई भी चयन कर सकता है, मतलब किसी का भी चयन कर सकता है। इसके अंदर निष्पक्ष नहीं होता, ये पक्षपात इसमें चीजें होती है। इस कारण गैर संभाव्यता नमूने में जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी चुना जा सकता है। इसमें जरूरी नहीं है कि भाई रैंडमली आएगा, नहीं, इसके अंदर रिसर्चर अपनी मर्जी से किसी को भी ऐड कर सकता है। आगे अपने देखते हैं इसके अंदर इसके अंदर जो पार्ट्स हैं उसके बारे में अपने देखते हैं। सुविधा नमूनाकरण या कन्वीनियंस। सुविधा नमूनाकरण होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, अपनी सुविधा के अनुसार काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मान के चलो कहीं पे, अब मॉल का इसके अंदर उदाहरण दिया हुआ है कि किसी मॉल में आने वाले, अब मॉल के अंदर तो कोई आएगा, अब दुकान खोली है तो उस पर ग्राहक आएंगे, उससे पूछ लिया कि भाई हाँ तुझे इसके बारे में क्या राय है। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या, इसे आस्मिक या फिर नमूनाकरण के जैसे हैप्पजार्ड या फिर एक्सीडेंटल सैम्पलिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी जो भी अगर कोई चीज होती है उसके बारे में अपने हाथों हाथ लिख दिया। ठीक है, कोई चीज हुई है अपनों ने थोड़ी की है, तो हुई उसके बारे में लिख दिया, तो उसका क्या होता है, उसका अपने आसानी से लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, बायसनेस भी होती है इसके अंदर फिर। ठीक है, पर्पज पर्पज पर्पोजिव सैम्पलिंग या उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण करता अपने ज्ञान या उद्देश्य के आधार पर उन सदस्यों का चयन करता है जो अध्ययन के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है या विशिष्ट हो। ठीक है, इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर ये उसको जो सुविधा लग रही है, उसको जो ऐसे लग रहा है कि हाँ मैं ये काम कर लूं, ठीक है, उसके हिसाब से हो रहा है ना, तो इसके अंदर उद्देश्य खुद का पूरा हो रहा है उद्देश्य। ठीक है, उसमें अंदर कोई प्रेशर नहीं डाला हुआ कुछ भी, वो अपने हिसाब से किसी का भी मतलब नमूना ले सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये भी पक्षपात में ही आता है। अब कोटा नमूनाकरण, कोटा क्या है,
इसके अंदर आता है कि जनसंख्या को कुछ विशेषताओं के आधार पर उप समूहों में विभाजित किया जाता है। फिर प्रत्येक उप समूह से एक निश्चित संख्या में लोगों का चयन किया जाता है जो जनसंख्या में उप समूह के अनुपात के अनुरूप होते हैं। ठीक है, ये भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया गया, तो इसमें कुछ इसमें समझाने वाली बात नहीं है। स्नोबॉल नमूनाकरण, प्रत्येक नमूनों का चयन किया जाता है, फिर उन नमूनों से अन्य संभावित प्रतिभागियों की पहचान करने के लिए कहा जाता है जो अध्ययन के मापदंडों को पूरा करते हैं। देखो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर सबसे पहले ये किया जाता है कि कोई अगर नमूना अपने ले रहे हैं, नमूना ले लिया, उसको ये कह देंगे कि 4 जनों को और लेके आ, फिर उसको कह देंगे 4 जनों को और ले आ। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर खुद थोड़ी कर रहा है वो पक्षपात, वो किसी रिश्तेदार को भी लेके आ सकता है। इसके अंदर फिर ये पक्षपात वाली बात आ जाएगी। यह विधि उन आबादी तक पहुंचने के लिए उपयोगी है जो दुर्लभ है या गुप्त, ये दूर दूर तक जिस पे अपने पहुंच ही नहीं सकते, अपने 4 जनों को कह देंगे, 4 जने और आगे कह देंगे, और 4 जने और आगे कह देंगे। इससे क्या हो जाता है, अपने उस जने तक भी पहुंच सकते हैं जो लास्ट में बिल्कुल है। ठीक है, निर्णयात्मक या फिर जजमेंटल सैंपलिंग, नमूनाकरण करता अपनी विशेषज्ञता और निर्णय के आधार पर उन सदस्यों का चयन करता है जो उनके विचारों में जनसंख्या का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो अपने हिसाब से कर रहा है, किसी का भी चयन कर सकता है। ठीक है, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने निर्णय के आधार पर किसी का भी चयन कर सकता है। आगे अपने देखते हैं स्वैच्छिक नमूनाकरण या वॉलंटरी। इसके अंदर ये होता है प्रतिभागी खुद चला जाता है कि हाँ मैं मेरी राय ले लो, ठीक है, मेरे बारे में जान लो, है मैं क्या कहना चाहता हूँ उसके बारे में स्वेच्छा से भाग लेते हैं। ठीक है, और अपील करते हैं कि जो रुचि लेना चाहता है उनको रुचि लेने में मदद करता है ये। और जो चाहता है जैसे एक जगह बैठ गया, अपने आप आ जाएगा भाई कोई बताने की हाँ ये इस चीज के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये भी ईजी है। अब अपने थोड़े डिजाइन के बारे में बात करते हैं कि कौन सा डिजाइन क्या करता है, प्रायोगिक या फिर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है, इसके अंदर अपने डिस्कस करते हैं। अनुसंधान में प्रायोगिक डिजाइन एक संरचित और व्यवस्थित जांच के दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जहां शोधकर्ता एक आश्रित चर पर उनके प्रभाव को निर्धारित करता है और एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर में हेरफेर करता है। इसके अंदर यह देखा जाता है कि भाई अपनों ने जो डिजाइन चूज किए हैं, डिजाइन मतलब एक प्रारूप तैयार किया जाता है जिसके अंदर जो एक या एक से अधिक जो अपने जो स्वतंत्र चर होते हैं ना उन पे अलग अलग हेरफेर कर देते हैं, उसमें चेंजेस किए जाते हैं। फिर उन चेंजेस को किस पे देखा जाता है, जो आश्रित चर होता है उस पर देखा जाता है। तो अपने अलग अलग प्रकार हैं, इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। प्रायोगिक डिजाइन या फिर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के क्या क्या प्रकार होते हैं। एकल समूह डिजाइन, एकल समूह डिजाइन होता है एक ऐसा अध्ययन है जिसमें नियंत्रण या फिर तुलना समूह के बिना प्रतिभागियों का एक समूह शामिल होता है। मतलब जैसे उसको नियंत्रित किया जाता है या तुलना की जाती है जिसमें एक समूह शामिल कर लिया गया। डिजाइन का प्रयोग अक्सर किसी हस्तक्षेप या फिर उपचार के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जैसे मान के चलो एकल है ना, एक पर्टिकुलर एक ग्रुप पे ही अपने इस पे फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं कि कई ग्रुपों को ऐड कर लिया, इसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप पे ऐड मतलब उस पर फोकस किया जाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर उसका प्रभाव को अपने जांचते हैं कि भाई पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया। अब अपने आगे ये देखते हैं कि वन शॉट केस स्टडी, इसके अंदर अलग अलग प्रकार है इसके। वन शॉट केस स्टडी, शोधकर्ता एक खास समय में पूरे समूह पर निरीक्षण करता है। ठीक है, वन शॉट मतलब एक बार में ही पूरे सबको एक साथ ही कंप्लीट कर देता है। ठीक है, इसमें जैसे मान के चलो जांच करवाई, सीधा ही अपने बीपी जांच कर ली तो जाती कर ली ना, सब पूरे ग्रुप पे एक साथ ही कर ली। ठीक है, इसमें कोई तुलना नहीं की जाती, डायरेक्ट सीधा एक बार में ही हो जाता है वन शॉट। अपने इसको पता भी लग रहा है इस चीज से। अब एक है कि वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, मतलब एक समूह प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, मतलब देखो इंग्लिश में ही लिखा है ऐसे करके, ठीक है, इसलिए मैंने इसको आसान करने के लिए इंग्लिश में ही लिख दिया। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, इसके अंदर देखो नाम से पता लग रहा है कि प्री टेस्ट मतलब पहले टेस्ट होगा, उसके बाद में भी टेस्ट होगा, फिर उसकी जांच की जाएगी। हस्तक्षेप से पहले मतलब किसी चीज को ट्रीटमेंट करने से पहले अपने जांच करेंगे और बाद में प्रतिभागियों का मापा जाता है। पहले माप लिया, पहले जाके बीपी नाप लिया, ठीक है, उसके बाद में अपने देख लिया कि बीपी उसकी कैसी आई है, उसके बाद में अपन उसका इलाज करेंगे। इलाज करने के बाद में एक और बार बीपी नाप लेंगे उसको जाने से पहले कि भाई तू अब बता तेरे में क्या प्रभाव पड़ा, पहले से तू कैसा इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, क्या क्या तेरे अंदर इंप्रूवमेंट आए हैं और क्या क्या तेरे को नहीं करना, इन चीजों पर अपने इस पर वर्क किया जाता है। शोधकर्ताओं को समय के साथ बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे एक स्कूल है, नई शिक्षण पद्धति से पहले देखो नई शिक्षण पद्धति, अब जैसे एनईपी अपनों ने लागू की है या फिर जो भी मान लो आप मैथ के अंदर कोई नई स्किल सिखा रहे हैं। ठीक है, पहले कैसा था बच्चा, उसके बाद में अगर उसको वो स्किल सिखा दी उसके बाद में उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में अपने इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, रिपीटेड मेजर डिजाइन, ठीक है, दोहराए गए उपाय डिजाइन। ठीक है, इसके बारे में अपने देखते हैं। दोहराए गए डिजाइन जैसे भीतरी विषय डिजाइन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसका अलग अलग नाम है अपने, ठीक है, नोन एज विद इन सब्जेक्ट डिजाइन। ठीक है, इसमें क्या व्यक्ति भीतरी परिवर्तनों का आंकलन करता है, जैसे एक ही प्रतिभागी को कई स्थितियों में या फिर समय के अलग अलग बिंदुओं पर मापा जाता है। जैसे मान के चलो देखो क्या हुआ कि जैसे कि कोई कोरोना हो जाता है, किसी को कोरोना हुआ, उसको बार बार बुलाया जाता है। जैसे मान के चलो उसको पहले टेस्ट ले लिया, उसको कोरोना है, 15 दिन बाद में फिर बुलाएंगे उसको कि अब क्या क्या उसके अंदर प्रभाव देखे जा रहे हैं, फिर 30 दिन बाद में फिर बुला लेंगे कि भाई
उसमें क्या क्या प्रभाव है अपने को लक्षण देखने को मिले, तो बार बार डिजाइन हो रहा है ना, बार बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो इसका ये एक अच्छा उदाहरण है। अब अपने देखते हैं रिवर्स रिवर्स ग्रुप डिजाइन। रिवर्स ग्रुप डिजाइन का मतलब है जैसे रिवर्सल डिजाइन, या फिर इसको और क्या कहते हैं, ABA डिजाइन भी इसको नाम दिया गया है। ठीक है, पहले ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए वापिस से आ गया, रिवर्स हो गया ना। तो ये चीज बताता हूँ आपको, देखो एकल एकल विषय अनुसंधान डिजाइन है जिसमें एक आधार रेखा स्थापित की जाती है, एक हस्तक्षेप शुरू किया जाता है, फिर हस्तक्षेप को हटाना शामिल है ताकि यह देखा जा सके कि व्यवहार आधार रेखा से स्तर पर वापिस आ जाता है या नहीं आ जाता। मतलब मान के चलो एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया, उसके बाद में अपने ये देखते हैं उसके अंदर उस स्टैंडर्ड पे वो काम कर रहा है, उसके बाद में उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, किए जाने के बाद में उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ा, वो वापिस जैसे चेंज कर दिया तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आएगी। फिर अपने ये देखते हैं कि वो वापिस उसी स्थिति में आया कि नहीं आया, उस स्थिति को जांचा जाता है। ठीक है, और उस पर वर्क किया जाता है कि उस स्थिति में वापिस उसको कैसे लाया जाए। ठीक है, ये चीज हो गई है यहाँ पे। आगे अपने देखते हैं स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। ये अगला एक और इसका पार्ट है कि स्टैटिक समूह तुलना डिजाइन, इसमें पोस्ट प्री टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन के रूप में इसको किया जाता है। इसमें कंट्रोल्ड होता है ग्रुप डिजाइन, ठीक है, बिना किसी पूर्व परीक्षण या याददाश्त असाइनमेंट के उपचारित की तुलना में गैर उपचारित। जैसे मान के चलो ये क्या होता है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। जैसे दो ग्रुप ले लिए, दो ग्रुप ले चुके हैं, उसके अंदर एक पे तो अपने इलाज कर देते हैं, एक पे इलाज ही नहीं कर रहे। इलाज करने के बाद में जब अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना दोनों पे, तब अपने ये देखते हैं कि दोनों में क्या प्रभाव है, और ये देखते हैं कि दोनों में कोई ना कोई समानता है या नहीं है। स्टैटिक ग्रुप, जैसे स्टैटिक देखो, एक स्टैटिक ग्रुप कर दिया, पहले स्टैटिक ग्रुप कर दिया और एक पे परिवर्तन ला दिया। अब दोनों के अंदर क्या कंपैरिजन करेंगे ना कि क्या किस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन कैसा, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किस तरीके से काम कर रहा है, इस पे इसमें फोकस किया जाता है। ठीक है, समतुल्य समतुल्य देखो शोध में समतुल्य डिजाइन, इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये किया जाता है कि दो समूह अलग अलग ले लिए, उसके बाद में उसके अंदर प्रयोग किया गया, प्रयोग करने के बाद में उसमें यह देखा जाता है कि जब उपचार के प्रभाव को अलग अलग आसान, मतलब अलग अलग कैसे उस पर प्रभाव पड़ा। जैसे एक बार मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ कि समतुल्य डिजाइन है ये प्रासंगिक स्तर पर प्रतिभागियों का मिलान करना और फिर उन्हें यथार्थी रूप से अलग अलग समूहों में आवंटित करना, और यह सुनिश्चित करते हुए समूह यथासंभव समान है या नहीं। देखो मान के चलो पहले टेस्ट कर लिए, उसके बाद में उनको अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया, उसके बाद में अपने उनको जांच करना कि उनमें कितनी समानता है। इसके अंदर ये इवेल्युएटिंग इवेल्युएशन हो गया ना, मतलब इवेल्युएट मतलब इक्वेलेट, इक्वेलेट मतलब समतुल्य कर देना, सम्मान करना उनको बाद में। ठीक है, अनुसंधान में फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन का क्या मतलब होता है, इसको अपने आसानी से समझते हैं। फैक्टोरियल डिजाइन एक प्रायोगिक सेटअप है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर के प्रभावों का एक साथ अध्ययन करने के लिए किया जाता है। जैसे दो स्वतंत्र चर हैं, दोनों को आपस में अध्ययन करवाएंगे, उन पर प्रभाव उनको चेंज करते रहेंगे और उस पर अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक कारक के अलग अलग स्तर होते हैं और डिजाइन शोधकर्ताओं को मुख्य प्रभावों, प्रत्येक कारक का अलग अलग प्रभाव और अंतःक्रिया प्रभावों, कारक निर्माणों को प्रभावित करने वाले कैसे संयोजित होते हैं, दोनों की जांच करते हैं। जैसे अपने क्या करते हैं, दोनों अलग अलग कर देते हैं, दोनों अलग अलग करने के बाद में उनको अच्छी तरह उनको एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है उनको अलग अलग स्टडी किया जाता है। इसमें किसमें किया जाता है, इसमें फैक्टोरियल डिजाइन में। अब अब अपने आगे देखते हैं कि जो अब अपनी अगली यूनिट शुरू हो गई, अब अपनी अगली यूनिट शुरू हो गई। ठीक है, इसमें अपने ये देखते हैं कि जैसे थीसिस क्या होता है, डिसर्टेशन क्या होता है, इसके जो उदाहरण है, इसके जो अपने जो क्या कहते हैं उसको डिस्टर्ब जो डिफरेंसेस है ना, इसके बारे में अपने ये चीजें देखते हैं। ठीक है, थीसिस और डिसर्टेशन क्या होता है, देखो जो सबसे पहले अपने देखते हैं किस व्यू पे। ठीक है, डिग्री लेवल पे अपने देखते हैं, डिग्री लेवल पे क्या होते हैं ना, मास्टर मास्टर प्रोग्राम पे थीसिस लिखा जाता है, और डॉक्टरल मतलब या डॉक्टरल लेवल पे क्या लिखा जाता है, डिसर्टेशन लिखा जाता है। जो पर्पस होता है, पर्पस क्या होता है, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग, जो पहले से रिसर्च की गई है उस पर अपने इसमें अध्ययन किया जाता है, और इसके अंदर क्या जो ओरिजिनल रिसर्च है ना, ओरिजिनल रिसर्च है उस पर काम किया जाता है। जैसे आपको मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ, आगे मैंने हिंदी में लिखा हुआ है अच्छे तरीके से। ठीक है, डिग्री लेवल हो गया, ये चीज बता दी। उद्देश्य क्या होता है, मौजूदा जो हो चुकी है ना पहले से रिसर्च, उस पर काम किया जाता है। इसके अंदर केस पे काम किया जाता है, मूल अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है। मूल अनुसंधान जो अपने अनुसंधान कर रहे हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। विस्तार, इसमें कितने पेजेस होते हैं, इसमें ये देखो जो विस्तार होता है ये 50 से 100 पेजों तक इसमें किया जाता है, और ये 150 से 400 प्लस पेजेस हो सकते हैं इसमें। अनुसंधान के अंदर पिछले निष्कर्षों का सारांश तैयार करना, विश्लेषण करना, नए सिद्धांतों, विधियों या खोजों का परिचय इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, मौलिकता, मौलिकता का जो मौजूदा ज्ञान है उसका निर्माण, मतलब उसके उसके ऊपर निर्माण किया जाता है इसका। ठीक है, जो पहले से ज्ञान प्राप्त है ना उसके अंदर इसका निर्माण किया जाता है थीसिस को। ठीक है, और जो ये अद्वितीय या फिर मतलब ये एकदम यूनिक होता है। ठीक है, अपने खुद प्रस्तुत करते हैं इसको,
समझ रहे होंगे ना आप, ये थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे अपने ये देखते हैं कि अंतिम आवश्यकता इसकी क्या है। आमतौर पर बचाव की आवश्यकता होती है, बचाव इन द सेंस कि इसके अंदर क्या अनावश्यक बचाव की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अपने जाके प्रस्तुत करते हैं पैनल के सामने, ठीक है, कि भाई हमने ये लिखा है और हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा ये इसमें बचाव अपने ये कर नहीं सकता कि हाँ कोई बात नहीं, लिखा है तो इजीली अपने इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, और लेकिन इसके अंदर अपने को बचाव करना पड़ता है। अपने कोई चीज लिखी है तो वो किस कारण लिखी है, एकदम पूरा पर्टिकुलर होता है। ये होता है अपने कॉलेज लेवल पे, मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर पीजी पीजी में, और ये अपने किसमें होता है, डॉक्टर या फिर पीएचडी करते टाइम होता है। ठीक है, विशेषज्ञों के पैनल के समक्ष औपचारिक बचाव की आवश्यकता होती है इसके अंदर। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। आगे अपने ये देखते हैं कि प्रपोजल या फिर प्रस्ताव क्या होता है। होता क्या है, जैसे अपने रिसर्च में पढ़ते हैं जब, ठीक है, शोध समस्या के निर्धारण के बाद शोधकर्ता अपने शोध की रूपरेखा तैयार करता है। इस रूपरेखा या प्रारूप को विषय विशेषज्ञों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। सबसे पहले अपने वो अपने तैयार करेगा, डिटेल तैयार करता है। उसके बाद में क्या करता है, डिटेल तैयार करने के बाद में जो भी अपनी फाइल बना ली है, ठीक है, जो भी उसने एकदम फाइल पर्टिकुलर एकदम पूरे टॉपिक पे बना चुका है, उसको प्रस्तुत करेगा सामने कि भाई जो विशेषज्ञ है उनको, कि वो उसको बताएं कि वो सही है या गलत है, किस प्रकार उसमें सुधार किया जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन करवाते हैं। अब आगे ये देखते हैं, विशेषज्ञ इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के पश्चात शोध की उत्पत्ति मतलब अनुमति देता है कि हाँ इसको अपने कर सकते हैं। शोध को प्रस्ताव के जो चरण होते हैं वो विषय का चयन करने हैं, समस्या का चयन करना है, उसके ऊपर काम करता है। शोध के विषयों का चुनाव करना, शोध के समस्याओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना इसके अंदर आता है। साहित्य समीक्षा, विषय से संबंधित पूर्ववर्ती शोधों का अध्ययन करना होता है। ठीक है, शोध अभिकल्प, ठीक है, अभिकल्प मतलब शोध का जो डिजाइन है, ठीक है, जो पहले से समीक्षा। अब देखो लिटरेचर रिव्यू, यहाँ से मैं थोड़ा ये समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको इंग्लिश में थोड़ा बताऊंगा ना तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपने क्या प्रॉब्लम का सिलेक्शन करते हैं। प्रॉब्लम सिलेक्शन करने के बाद में लिटरेचर रिव्यू करता है, जो पहले से उसके अंदर स्टडी की है उसके बारे में अपने जानते हैं। और उसके बाद में रिसर्च का जो डिजाइन है कि कैसे उस रिसर्च को किया जाना चाहिए, ठीक है, कैसे उसका सैंपल लिया जाना चाहिए, डाटा संग्रह कैसे करना चाहिए, विश्लेषण कैसे करना चाहिए, इसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। फिर डाटा कलेक्शन, कैसे कलेक्शन डाटा उसके अंदर करना चाहिए, प्राइमरी डाटा यूज किया जाना चाहिए, ठीक है, या सेकेंडरी डाटा यूज किया जाना चाहिए, इसके अंदर अपने इसके बारे में पढ़ते हैं। डाटा संग्रहण करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं, विश्लेषण करते हैं उसके बाद में उसका, ठीक है, इसके बाद में अपने निष्कर्ष निकालते हैं और डाटा की आपस में तुलना करते हैं, व्याख्या करते हैं कि भाई अपनों ने जो डाटा कलेक्ट किए हैं तो वो सही है या गलत है, उसको कैसे अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में जांच करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग, राइटिंग द रिसर्च, ठीक है, जो प्रोसेस है अपने फाइंडिंग्स है उसके बारे में अपने को बताना होता है। उसके बाद में अपने बिब्लियोग्राफी संदर्भ सूची होती है, अपने ने कहाँ से स्रोत लिए हैं उन स्रोतों के बारे में बताना होता है कि अगर अपने को इस चीज के बारे में अगर किसी को पढ़ना है तो उसको भी अपने आगे जाके समझ सकते हैं। ठीक है, अटैचिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, किसमें, अपेंडिक्स में या फिर परिशिष्ट के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या अपने एक्स्ट्रा बता सकते हैं उसके बारे में अपने बताते हैं इसके अंदर। ठीक है, और आगे रिवीजन एंड फाइनल सबमिशन, रिव्यूइंग द रिपोर्ट, मेकिंग नेसेसरी करेक्शन एंड फाइनलाइज इट, मतलब बाद में अपने थोड़ा संशोधन करते हैं उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर कि भाई क्या क्या उसमें सुधार किए जा सकते हैं। सुधार करने के बाद में उसकी समीक्षा करते हैं, मतलब रिव्यू करते हैं उसका, रिव्यू करने के बाद में उसको सुधार करने के बाद में उसको अंतिम रूप से अपने सबमिट कर देते हैं। ठीक है, शोध रिपोर्ट, शोध रिपोर्ट होती क्या है, एक शोध रिपोर्ट एक डिजाइन विधि है जिसमें उद्देश्य है, विधियां, डिजाइन, उपकरण, डेटा का विश्लेषण, साथ ही निष्कर्ष शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब सारी चीजें उसके अंदर शोध रिपोर्ट में शामिल होते हैं। उद्देश्य है, जो अपने विधि यूज की है वो क्या है, डिजाइन क्या यूज किया है, उपकरण कौन से यूज किए हैं, इसके बारे में अपने अच्छे से अध्ययन करते हैं। शोध रिपोर्ट की विशेषताएं, यह यह वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक रूप से लिखा जाएगा, एकदम व्यवस्थित होगा, क्योंकि हमेशा रिसर्च क्या होती है, एकदम सिस्टमेटिक वे पे होती है। ठीक है, इसका जो प्रारूप होता है या फिर इसका अपने क्या कह सकते हैं, इसका जो अपना फॉर्मेट होता है, ये विश्वविद्यालय या फिर जो जो भी नियम है उसके नियमों के अनुसार किया जाता है। इसके अंदर सरल भाषा होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और साथ में इसमें वर्तनी मतलब स्पेलिंग की एक्यूरेसी और एक शुद्धता होनी चाहिए इसके अंदर। आगे अपने देखें, अंक तालिका चित्रों को यूज किया जाना चाहिए, सटीक होने चाहिए एकदम प्रॉपर, और कार्य जो मौलिकता और गुणवत्ता एकदम बढ़िया गुणवत्ता के होने चाहिए, दिशा निर्देश के अनुसार और सुझाव दिए जाने चाहिए अच्छी तरह रिपोर्ट के अंत के अंदर। ठीक है, स्टेप्स कौन से होते हैं। थीसिस मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित की जाती है। सबसे पहले मुख्य भाग आ गया, मुख्य भाग के अंदर आंतरिक प्रश्न और मुख्य प्रश्न होता है। 2 प्रश्नों में समान जानकारी होती है, ये विश्वविद्यालय विभाग के नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार होती है। इसके अंदर आराम से बताया जाता है कि भी कौन से हम अगर कोई फाइल या कुछ भी बना रहे हैं तो उसके अंदर विश्वविद्यालय का क्या योगदान है, क्या क्या उसके नियमों का पालन किया गया है, हर चीज के बारे में इसको बताया जाता है। प्रस्तावना, इसमें प्रस्तावना के अंदर जो चरण है, चरण के अंदर क्या सबसे पहले संभवतः है उसके अंदर क्या होता है, एक प्रारंभिक वक्तव्य या फिर वक्तव्य,
वक्तव्य या परिचयात्मक या फिर उसके अंदर इंट्रोडक्टरी नोट होता है, उसके बारे में बताया जाता है लेखक के बारे में अच्छी तरह कि अपने उसके लेखक के बारे में बता देते हैं और साथ में ये बता देते हैं कि अपने इस किताब में क्या लिख रहे हैं, इस किताब को क्यों लिखा जा रहा है। बाद में अपने ये बताया जाता है कि किस किस का योगदान है, उसको किसने स्वीकार किया है, ठीक है। इस प्रकार से अपने ढंग से इसमें लिख देते हैं। उसका बाद उसमें प्रमाण पत्र कि कौन सा प्रमाण पत्र लगाया गया है, किस बेस पे मैं ये किताब लिख रहा हूँ, इस चीज़ पे अपने इसमें रिसर्च के अंदर सब कुछ लिखा जाता है, ठीक है। घोषणा, लेखक की घोषणा है, जो लेखक बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, उसके बारे में लिख देता है। बाद में शपथ पत्र, ठीक है, वो शपथ लेता है कि इसके अंदर मैं कोई भी गलती करूंगा तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। कि कोई कॉपीराइट का भी क्लेम होता है तो इसके अंदर सब चीजें उसमें लिखी जाती है, ठीक है। विषय सूची, आधारों और खंडों की सूची, मतलब जो चैप्टर्स है उसके अंदर सेक्शंस बांटे गए हैं उसके बारे में बता दिया जाता है। अन्य सूची होते हैं जो उसके बारे में भी, यदि किसी विशेष सूची की भी जानकारी है उसके बारे में बने विशेष सूची की भी जानकारी इसमें दे देते हैं, ठीक है। और आकृतियों की सूची दी जाती है इसमें। दृष्टांतों की सूची, मतलब जो आकृति है ना उसके अंदर, जो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ अपने टेबल्स बनाते हैं या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ फिगर्स, मतलब चित्रों का, उसके अंदर चित्रों को चिपकाया जाता है तो उसके बारे में अपने ढंग से बता देते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट एंड टेबल्स बनाए गए हैं, डायग्राम बनाए गए हैं, उसके बारे में अपने इसके अंदर बता देते हैं। उसके बाद जो सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है, पूरक सामग्री होती है ना, उसके बारे में भी अच्छी तरह अध्ययन इसमें करवाया जाता है, ठीक है। पूरक सामग्री मतलब लास्ट के अंदर जैसे अपने ये बता देते हैं कि भाई जैसे कि सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो उसका क्या क्या मान होता है, इस ये लास्ट में चीजें आती है सारी, ठीक है। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाती है दूसरी, सबसे पहले तो उन्होंने शुरुआत का भाग देखिए, इसके बाद में जो थीसिस का बीच वाला पार्ट होता है ना उसके बारे में अपने ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। जो कि अब जो कि इसमें क्या थीसिस का दूसरा भाग माना जाता है, ठीक है। ये बीच वाला जो दूसरा भाग माना जाता है, थीसिस के मुख्य शोध, मतलब जो शोध कार्य होते हैं ना इसी के अंदर शामिल होते हैं, जो मुख्य जो सभी अध्याय होते हैं इसी में शामिल होते हैं। निम्नलिखित तरीके इसमें व्यवस्थित किया जाता है, जैसे अध्यायीकरण भी कहा जाता है, मतलब चैप्टराइजेशन भी इसको कहा जाता है, अलग अलग चैप्टर में इसको ऑर्गेनाइज अपने कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अंदर पहला अध्याय क्या होता है, अध्याय 5 अध्यायों में इसको बांट रखा है, आपको एक एक अध्याय मैं डिटेल में बताता हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर होता है, उसमें क्या पृष्ठभूमि में केंद्रित शोध कार्य का पहला चैप्टर है। इसके अंदर परिचय, सबसे पहले परिचय दिया जाता है। इसमें समस्या के उद्भव, इस समस्या के विशेष इस समस्या विशेष विशेष समस्या को चुनने और औचित्य को शामिल किया गया। इसके अंदर बताया जाता है कि ये मैंने प्रॉब्लम क्यों इसको चुना है, ठीक है, ये कहाँ से क्रिएट हुई है, ठीक है, इसको क्यों सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है, इसको चुना क्यों है, इसका विवरण क्या है, समस्या का हर चीज के बारे में इसको बताया जाता है। और शोध समस्या का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण इसमें किया जाता है, ठीक है। तो परिचय दिया जाएगा ना सबसे पहले, उसके बाद ही अपने आगे इसको बताएंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। अध्ययन के अध्ययन के उद्देश्य, अब अध्ययन के उद्देश्य क्या है इसके बारे में बताया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य जिन्हें अनुसंधान प्राप्त करना, मतलब जैसे अनुसंधान करता है ना जो प्राप्त करना चाहता है, और कैसे कैसे उसको प्राप्त कर सकता है, इसके उद्देश्य के बारे में इसको बताया जाता है, ठीक है। पहला चैप्टर ही चल रहा है अभी। तकनीकी शब्दों की व्याख्या की जाती है, शुरू में ही बता दिया जाता है कि ये तकनीकी शब्द यहाँ यूज किए जाएंगे, इसका ये अर्थ है, जिससे अपने आगे जब पढ़ेंगे उसको आसानी से और अपने बहुत ईजी वे में इसको समझ सके, ठीक है। आगे हाइपोथेसिस, पहले परिकल्पना बताई जाती है कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ तो मैंने ये माना है कि इसका आंसर ये हो सकता है, टेंटेटिव आंसर कह सकते हैं या प्रस्तावित उत्तर इसको कह सकते हैं, ठीक है। बाद में ये पता करता है कि भाई ये चीज अपनों सही की है या गलत की है, ये अपने को लास्ट में रिपोर्ट में पता लगता है, ठीक है। सीमा निर्धारण करता है, सीमा मतलब कि इस सीमा तक ही मैं इस चीज को रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा मैंने बढ़ाया नहीं है, और पूरा एकदम पूरा वे में इस तरीके से कर रहा हूँ कि ना तो मैं इसको कम में कर रहा हूँ कि इस चीज से ना तो ये कम जानी चाहिए और ना इसको मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा, इस चीज पे अपने ये वर्क करता है। अध्ययन के दायरे और सीमाओं को परिभाषित करना, जिसमें फोकस का क्षेत्र शामिल होता है, जैसे मतलब पूरा फोकस एरिया होता है इसके अंदर, पूरा फोकस चीजें की जाती है, लिमिट के अंदर ही होता है सब चीजें, ठीक है। इसके बाद में अध्ययन मतलब अध्याय 2 आ गया, जिसके अंदर अध्याय दूसरा अध्याय होता है जिससे संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण पर। सर्वेक्षण का मतलब ये होता है रिसर्च, वो सर्वे किया गया है उसके बारे में अपने को ढंग से जांच करनी होती है इसके अंदर। दूसरे अध्याय में आमतौर पर शामिल है कौन से, अध्याय का परिचय बता देते हैं इसमें, ठीक है। अध्याय साहित्य का अर्थ और परिभाषा, कि जो अपने अध्याय ले रहे हैं, जो साहित्य का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो अपने ने बताया है परिभाषा, उसका अर्थ क्या है, ठीक है। आगे अपने ये बताते हैं कि संबंधित साहित्य के स्रोत कहाँ से लिया गया, मुख्य पृष्ठ है जो वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। इसके बारे में अपनों ने कहाँ कहाँ से चीजें प्राप्त की है और कौन कौन इसका योगदान दे रहा है, ठीक है, इसके बारे में अपने अच्छे से बताते हैं। साहित्य से संबंधित वर्तमान स्रोत, यह प्रासंगिक स्रोतों की पहचान करने पर आधारित आधारित केंद्रित, मतलब करने पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है, ठीक है, कि जो भी चीजें अपने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी अपनों ने लिखा है उसको पूरा का पूरा पर्टिकुलर पूरे एकदम फोकस्ड का कार्य कौन करता है, चैप्टर 2 के अंदर होता है, ठीक है। अब अपने ये देखते हैं 8 से 10 अध्ययनों को शामिल किया जाना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। यह संबंधित साहित्य अनुभाग में शामिल किए जाने वाले अध्ययनों की आवश्यक
संख्या निर्दिष्ट करता है। मतलब अगर अपने 8-10 अध्ययनों की तुलना कर लेंगे ना, 8-10 अध्ययन अपने पढ़ लेंगे कि पहले पहले ये अध्ययन हो रखे हैं, उसके बाद में अपने इजीली अपना नया रिसर्च कर पाएंगे, क्योंकि अपने को क्या करना होता है रिसर्च के अंदर, ये होता है कि जो नॉलेज का गैप है ना उसको कवर करना होता है। तीसरा भाग का क्या, तीसरे के अंदर ये होता है कि अनुसंधान की विधि, उपकरण, योजना और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अनुसंधान डिजाइन समग्र एकदम अच्छी तरह योजना बनानी है, योजना बनाने के बाद में उसको व्यवहारिक योजना होनी चाहिए, जिससे अपने अच्छी तरह उसको कर पाए चीजों को और आसानी से इसको समझा पाए। ठीक है, उसके अंदर विधि विधि जो विशिष्ट होनी चाहिए अनुसंधान की विधि, ऐसा नहीं कुछ भी अपने कर रहे हैं। ठीक है, परिकल्पना मैंने आपको पहले बता ही दी है। परिकल्पना क्या होती है, पहले प्रस्तावित उत्तर होता है, जो मैंने पहले अध्याय में बता दिया, और तीसरे में आप अपने बात कर ही रहे हैं। ठीक है, कि पहले से अपने ये प्रस्तावित उत्तर तैयार कर लेते हैं कि इसका ये आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे अपने ये देखते हैं कि जनसंख्या और नमूना। जनसंख्या, ये जनसंख्या और चयनित नमूनों को परिभाषित करता है। इसके अंदर तीसरे के अंदर बात हो रही है। ठीक है, अध्याय के अंदर उपकरण हो गया। जनसंख्या एक उपकरण का भी काम करता है, नमूने का भी काम करता है, कि भाई अपने कोई नमूना ले रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या का पूरा पूरा जनसंख्या है, लेकिन उसमें से अगर कुछ जनों को अपने छांट लेते हैं तो वो एक तरीके से नमूना का काम करते हैं। और नमूना वही होता है कि पूरी जनसंख्या का जो छोटा एक प्रारूप होता है ना, छोटा जो उसका प्रतिनिधित्व करता है, वही नमूना कहलाता है। अनुसंधान के लिए चर या फिर वेरिएबल्स फॉर रिसर्च, रिसर्च अनुसंधान में प्रयोग किए जाने वाले चर की पहचान करना। जो अनुसंधान में जो प्रयोग करने हैं, ठीक है, चर वो कैसे हैं, यूजफुल है या नहीं है, उनका अच्छी तरह अपने एक्सप्लेनेशन करना। परीक्षण और उपकरण, डेटा संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, और जो उपकरण है, जो डाटा कलेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट का अपने यूज किया उसके बारे में अच्छी तरह डिटेल बताना, ये तीसरा अध्याय में होता है। चौथे के अंदर डाटा संग्रहण करना होता है। डाटा संग्रहण के पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सबसे पहले परिचय, एक परिचयात्मक अनुभाग है, इसमें परिचय सबसे पहले बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद डेटा, विभिन्न डाटा की अंक तालिकाएं। ठीक है, डेटा को सारणीबद्ध रूप से इसको समझाया जाता है, सारणीबद्ध, जिससे अपने को डाटा को अच्छी तरह अपने एक्सप्लेन कर पाए। जैसे मैंने भी आपको सारणी में बताया था कि डिसर्टेशन और थीसिस में क्या क्या फर्क होता है, इससे आप इजीली समझ सकते हो। तो ये भी बहुत जरूरी है इसके अंदर, रिसर्च के अंदर। वर्गीकरण, डाटा को व्यवस्थित और वर्गीकरण करना। ठीक है, ये देखो मैंने पूरा एकदम अच्छी तरह समझाया हुआ है, इसको आप सेम टू सेम पेपर में भी लिख के इसके पॉइंट्स भी लिख के आ जाते हो तो भी बहुत सारा एकदम अच्छी तरह सही माना जाएगा इसको। संख्या, जो संख्यायिकी है या फिर एनालाइज स्टेटिस्टिक्स है ना, उसको एनालाइज करना। ठीक है, विश्लेषण के लिए संख्यायिकी विधियों का प्रयोग करना। ठीक है, जो जो विधि है उसका अच्छी तरह प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, डेटा का विवरण करना, एकत्रित डेटा की व्याख्या करना और उसका विवरण करना कि भाई जो डाटा आपने एकत्रित किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना, ये चैप्टर 4 में आता है। चैप्टर 5 के अंदर ये आता है कि शोध के निष्कर्ष और सुझावों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें यह बताना शामिल है कि क्या परिणाम प्राप्त हुआ है, और परिणाम का स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं इसके अंदर। इसके बाद में अपने ये देखते हैं कि परिचय, इसका क्या क्या परिचय है। परिचय के अंदर परिचयात्मक अनुभाग इसके अंदर आ जाता है, कि सबसे पहले परिचय बताते हैं कि इसके अंदर अपने करना क्या चाहते हैं। उसके बाद में परिणाम की व्याख्या करते हैं, कि शोध निष्कर्षों के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करना होता है, कि अपनों ने जो किया है उसके अंदर क्या क्या अपनों ने निष्कर्ष निकाले हैं, उसका स्पष्ट करते हैं, अपने उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने ये देखते हैं कि परिणामों का क्या महत्व रहा। ठीक है, महत्व और निहितार्थों, मतलब जो इम्प्लीकेशंस है, उनका जो आउटकम अपने को निकला है वो सही है या गलत है, कहाँ तक अपने पहुंच पाए, इसके बारे में अपने इसमें अध्ययन करते हैं। भावी शोधों के लिए सुझाव देते हैं, अपने जो आगे आने वाले शोध करता है उनको ये बताते हैं कि भाई तुम इन चीजों को ध्यान रखना, मैंने इन चीजों का ध्यान रखा है, ये मेरे से कमी रह गई, इस चीज को आप ध्यान रखना, और आगे इस चीज में आप और आगे और बेहतर कर सकते हो। इसके बाद में अपने आगे देखते हैं कि आगामी 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 अनुसंधान आगामी सॉरी माफी चाहूंगा मैं। ठीक है, आगामी अध्ययनों के लिए अनुशासन अनुशंसाएं या फिर प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, या फिर रिकमेंडेशंस, कि क्या गलती अपनों ने कर दी है। ठीक है, किन चीजों का अपने ध्यान रख सकते हैं, इन पे अपने काम कर सकते हैं। शोधकर्ता का सारांश, मतलब शोधकर्ता क्या क्या इसको कंसाइज एकदम छोटे से रूप में अपने को बता सकता है, उस पर अपने को काम करना होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में अपने आगे देखते हैं कि शोधकर्ता रिपोर्ट का अंतिम भाग, जब शोध रिपोर्ट का अंतिम भाग क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से पढ़ना। यह खंड रिपोर्ट के अंतिम तत्वों पर केंद्रित है। ठीक है, इसके अंदर क्या अंतिम अपने लास्ट में जो एकदम संक्षेप में क्या क्या लिखना है, क्या क्या अपने गलतियां की है, किन पे अपने काम कर सकते हैं, और किस बारे में अपने रिसर्च की, उसको कम से कम शब्दों में इसके अंदर एकदम बताना होता है। ठीक है, और किन किन सोर्सेज का अपने यूज किया है, इसके अंदर सारी चीजें आ जाती है। पिछली सामग्री या बैक मटेरियल इसको कहा जाता है। रिपोर्ट के अंत में पाई जाने वाली सामग्री को संदर्भित करता है। ठीक है, अंत में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में अपने इसके अंदर पढ़ते हैं। आगे अपने देखते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची का अर्थ क्या है। जैसे बिब्लियोग्राफी क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। किसी पुस्तक या लेख या अन्य प्रकाशन के अंत में दी गई उन पुस्तकों, लेखों और अन्य
स्रोतों की एक सूची होती है। देखो जब अपने कभी भी आप पीछे देखते हो, जब किताब पढ़ते हो, किताब के अंदर पीछे लिखा होता है ना कि इस लेखक से मैंने ये चीज ली है, ठीक है, इस किताब से मैंने ये हेल्प ली है, इस टॉपिक को मैंने इस किताब से किया गया है, इसके बारे में अपने पढ़ते हैं ना, तो वो सारी इसी चीज के अंदर आता है। ये बिब्लियोग्राफी के अंदर ही आता है सब कुछ, ठीक है। जो उस उस विषय से संबंधित होता है, इसे संदर्भ सूची या फिर ग्रंथ सूची भी कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि जो लास्ट के अंदर रेफरेंस लिस्ट मान लो, बिब्लियोग्राफी उसी को कहते हैं जिसके अंदर सारे अपने लेखकों के बारे में लिखा जाता है कि इस किताब के अंदर ये लेखक है, इसने इस चीज के बारे में अपने को एक्सप्लेन किया है, ये सारा बिब्लियोग्राफी के अंदर आ जाता है। ये कभी भी आप कोई भी बुक देखोगे उसके अंदर पीछे लिखा होता है। फुट नोट क्या होता है? फुट नोट एक ऐसी चीज होती है, जैसे मान के चलो आप अपने कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप कभी भी कोई अच्छी बुक देखोगे ना, उसके अंदर ये फुट नोट्स दिए होते हैं, जिसके अंदर आप किसी भी शब्द पे ऐसे देखते हो कि छोटा सा एक लिखा होता है या छोटा सा दो लिखा होता है। वो क्या होता है, फिर नीचे अपने जब उस बुक के अंदर नीचे पेज पे नीचे देखते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है कि भाई एक नंबर का जो इस शब्द है, ये शब्द यहाँ से लिया गया है, इस शब्द के अंदर ये अर्थ होता है, इस शब्द को यहाँ यहाँ यूज किया जा सकता है, ऐसे करके उस शब्द के बारे में डिटेल बताई जाती है। जैसे मैं आपको इसको पढ़ के भी सुना देता हूँ। निचले भाग में दिया गया एक संक्षिप्त नोट या संदर्भ होता है जो मुख्य पाठ में दिए गए किसी विशिष्ट बिंदु, उदाहरण क्या होता है, कमेंट हो सकता है, ठीक है, या क्लैरिफिकेशन होता है, या जानकारी पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण, टिप्पणी या स्रोत प्रदान करता है, फुटनोट बना होता है, ठीक है। इसकी मैंने फोटो भी लगा रखी है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। ग्रंथ सूची लिखने की विधि, विधि कैसे होती है, कैसे लिखा जाता है, स्मरण रखने का योग्य बात है। मतलब ये जब अपने लिख रहे होते हैं तो उसको कैसे कैसे अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे कैसे इसको अपने बना सकते हैं। सूची वर्णमाला क्रम में होनी चाहिए। वर्णमाला मतलब अंग्रेजी वर्णमाला की जो क्रम होती है ना, अल्फाबेटिक, इसमें होनी चाहिए। सबसे पहले उपनाम, मतलब जो सरनेम होता है ना, जो पीछे अपने नाम लगाते हैं, नाम के पीछे जो लगाई जाती है ना, जैसे विष्णु प्रताप शर्मा है तो जो शर्मा है उसको सबसे पहले आगे लिखा जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वस्तु का क्रम इस प्रकार होना चाहिए, सॉरी वस्तु नहीं, प्रत्येक पुस्तक का क्रम इस प्रकार होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले सरनेम आता है, ठीक है, ये आपको नीचे मैं समझा भी दूंगा। आगे क्या क्या, जैसे किस क्रम में होना चाहिए, देखो पहले लेखक का उपनाम आना चाहिए, मतलब उपनाम मतलब जो पीछे लास्ट नेम होना वो आना चाहिए। उसके बाद लेखक का पहला नाम आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आना चाहिए जो प्रकाश का वर्ष है वो आना चाहिए किताब का। उसके बाद में ये आना चाहिए जो शीर्षक है किताब का वो आना चाहिए, ठीक है। अब आपने मतलब एकदम आराम से देख लेते हैं कि क्या क्या उदाहरण है। उदाहरण ये देखो, सबसे पहले एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये शर्मा है, शर्मा इसके पीछे लास्ट नेम है, फिर बीपी आ गया इसका फर्स्ट नेम। इसके बाद में जो 2022 के अंदर इसने किताब छापी है, परिचय में शिक्षा अनुसंधान, ठीक है। ऐसे करके ये आप नीचे ये भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये चीजें लिखी जाती है। आप ये इजीली जाके ये भी लिख दोगे ना तो भी आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने पूरा एकदम हर चीज एकदम डिटेल में पढ़ाई है। आगे अपने ये चीज देखो, मेरे समझाने का अर्थ ये था कि ये जो फुटनोट्स क्या होते हैं, फुटनोट्स ये होते हैं, ये देखो ये नीचे ये जो चीजें है ना ये वाली, ये फुटनोट्स है, ठीक है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसके अंदर है तो सही ऐसा कुछ, ये रहा, ये देखो ये जो चीज है ना, ये देखो ये एक नंबर, ठीक है, एक नंबर। अब इसका क्या मतलब है, ये आप देखो, ये रहा एक नंबर। जूलिया मेरकस ने ये लिखा है किसी चीज के बारे में, ठीक है। आप इस तरीके से एकदम आसानी से ये चीजें समझ सकते हो। फुटनोट्स होता क्या है, बिब्लियोग्राफी मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया, ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज है, ये भी कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको अपने अच्छे से समझते हैं। इस शून्य परिकल्पना का क्या अर्थ होता है। शून्य परिकल्पना एक प्रकार की सांख्यिकी परिकल्पना है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर या संबंध नहीं होने के दावा करते हैं। जैसे अपने मान के चलो कोई ना कोई रिसर्च अपने कर रहे हैं, दो चरों के बीच में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में अब उसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बना, ठीक है, तो अब रिलेशन ही नहीं बनेगा तो वो नल हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो आप इसको अब अपने आगे अपने ये देखते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अपने जो पेपर आते हैं उसके अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। ये एक साल पहले के हैं जो पिछली बार आए थे एग्जाम्स के अंदर, तो आप ये देख सकते हो। वर्णात्मक अनुसंधान किसको कहते हैं, डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर पूरा एकदम डिटेल में हर चीज बताई जाती है, एकदम पूरा टॉपिक वाइज, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या होता है, ये हमेशा क्वालिटेटिव होता है। कौन सा, वर्णात्मक। इस हिसाब से लिटरेचर रिव्यू मैंने आपको बताई दिया, जो पहले की अनुसंधान हो रखे हैं उसकी समरी तैयार करना ये होता है। पॉपुलेशन मैंने आपको बताई दिया कि ठीक है, जिस किसी पे एक अपने सर्च कर रहे हैं पॉपुलेशन एक पूरा जिसमें से अपने सैंपल छांटेंगे उसे पॉपुलेशन कहा जाता है। सैंपल साइज अपने को देखो, जो सैंपल अपने ने छांटा है उसका साइज, ये अपने 100 जने हैं, 100 जनों में से 10 जने ले लिए तो वो उसका सैंपल साइज है, ठीक है। और हिस्टोरिकल रिसर्च प्राइमरी डाटा कौन से होते हैं, सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं, फर्स्ट हैंड जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी डाटा, और जो किसी दूसरे से अपने सोर्स से लेते हैं, ठीक है, वो होता है सेकेंडरी डाटा, ठीक है। और राइट द नेम ऑफ एनी 3 टाइप्स ऑफ सर्वे मेथड। सर्वे मेथड आपको बताया ही है, मोबाइल से अपने सर्वे कर सकते हैं, ठीक है, टेलीफोन से अपने सर्वे कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यू से सर्वे कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चनर से अपने सर्वे कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई। वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक तरीके का टूल है जो अपने वक्त के साथ चेंज हो सकता है, ठीक है, वो वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे हाइट एक वेरिएबल है, मतलब चेंज होती है, ठीक है।
कि अब हाइट को नापना तो एक वेरिएबल अपने को चाहिए होता है, वेरिएबल जैसे अपने हाइट नापने के लिए क्या आपने मेजरिंग टेप लेते हैं, मेजरिंग टेप में अंदर सेंटीमीटर और मीटर्स में ये चीजें होती है। तो बिब्लियोग्राफी एक विवरण है किसी से अपने, अब अगर अपने को किताब लिख रहे हैं तो इसके अंदर अपने ने कहाँ से कोई चीज ली है, ठीक है, कौन सी लाइन अपने ने कहाँ से ली है, किस चीज की अपने ने हेल्प ली है, तो अपने वो बिब्लियोग्राफी में लिखते हैं। मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल में बता दिया, फुट नोट भी मैंने बता दिया, हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि जब दो स्वतंत्र चरों के बीच में कोई संबंध स्थापित ना हो तो उसको नल हाइपोथेसिस कह देते हैं। लिमिट ऑफ द प्रॉब्लम, लिमिट ये होती है कि अपने एक लिमिट होती है प्रॉब्लम की, ठीक है, उस प्रॉब्लम को अपने उससे आगे भी नहीं बढ़ सकते और उससे कम भी नहीं कर सकते, ठीक है, इस प्रकार से होता है। आगे ये भी क्वेश्चन है, लगभग देखो 5 या 6 क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुए हैं, आप ये इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको इसमें भी समझा दिया है और इसके अंदर पूरी डिटेल में मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, ठीक है। आप इनको ढूंढ लेना। और एक चीज और मैं कह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में चीजें मेरे को बता देना जो आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है। मैं लगातार शूट कर रहा हूँ, एक भी ब्रेक नहीं लिया इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसको अप्रिशिएट करना, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, बाकी कोई बात नहीं, आप चाहे करो मत करो, अब इसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ लोग तो डिसलाइक भी करते हैं और मैं उनको रोक थोड़ी सकता हूँ, करेंगे जो करेंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप अगर बोलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और रियली मैंने यार बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। और ये मैं सच बता रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ही आगे बेनिफिशियल रहेगी, नेट के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, वो बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, ठीक है। आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब मुझे सपोर्ट किया है, ठीक है। आप जैसे जैसे सपोर्ट करते हो ना तो मुझे और एनर्जी मिलती है और अच्छे से मैं कार्य करने का मन करता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को ना शेयर करो जितना हो सके। आप अच्छे से सपोर्ट करोगे तो मैं आपको भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करवा पाऊंगा। आगे मैं क्वेश्चंस भी लाऊंगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवाएगी, ठीक है। ये यूट्यूब का चैनल आपको बता ही दिया, ये इंस्टाग्राम का है, ये मेरे खुद का इंस्टाग्राम हैंडल है। आप कुछ भी कोई भी सजेशन देना चाहो आप दे सकते हो, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत ही अच्छी पीडीएफ बनाई गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक कर दो, वो भी अच्छा लगता है, और शेयर जरूर करना चीज़ों को, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद।